चलें सर, बिस्मिल्लाह करते हैं। हुमायूं साहब, अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को। लाहौर पंजाब बार काउंसिल की लीगल एजुकेशन की तरफ से, कमेटी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। अपकमिंग इस संडे को लॉ गैट का इम्तिहान हुआ चाहता है, तो हमने वो लीगल एजुकेशन कमेटी के अंदर ये कंसिडर किया इम्पोर्टेंट कि जो रीसेंट एग्जाम्स के अंदर दोस्त जो बैठे हैं वो प्रोबेबली हमारे तमाम अपकमिंग दोस्तों को बेहतरीन तरीके से गाइड कर सकते हैं कि लॉग एट किस तरीके से एग्जाम वगैरह किया जा सकता है। हमने बेशुमार वीडियोस बना के पंजाब बार काउंसिल पे हर टॉपिक के ऊपर, सिलेबस के हर चीज के ऊपर ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। अगर आप पंजाब बार काउंसिल की वेबसाइट पे या आप फेसबुक पे फेसबुक के वीडियोस नहीं, अगर यूट्यूब के ऊपर मेरे आप वीडियोस देखेंगे तो हर टॉपिक के ऊपर डिटेल्ड वीडियोस अलॉन्ग विद सिलेबस आपके लिए अवेलेबल हैं, ताकि आपकी रिवीजन हो सके। साथ ही हमने सिलेबस भी, साथ ही मुख्तलिफ किताबें जो कि रेलेवेंट हैं उनके भी एक्सेप्ट या पीडीएफ्स वगैरह हमने पंजाब बार काउंसिल के वेब पेज के ऊपर प्रेजेंट किए। बार काउंसिल का देखो, अव्वलीन काम एक तो ये, हमें काफी प्रेशर वगैरह पड़ता रहता है कि जी पासिंग मार्क्स 50 से कम करके 45 कर दें, कोई कहता है 40 के ऊपर कर दें। लेकिन मेरे नजदीक एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन, वो भी एक अलग चीज है जिसको हम देखते रहते हैं, लेकिन मेरे नजदीक एक इम्पॉर्टेंट चीज ये भी है कि जिन्होंने टॉप किया है और जो बहुत जबरदस्त जिन्होंने परफॉर्म किया है, उनको तमाम दोस्तों के सामने उनको तमाम दोस्तों के सामने बेशकली हम पेश करें कि ये देखें, ये लड़के भी यहाँ से ही हैं, ये लड़के भी यहाँ से आपकी तरह के ही दोस्त हैं जिन्होंने 90-90 94 नंबर और टॉप के नंबर ऑल पाकिस्तान के अंदर टॉप किया हुआ। और उन्होंने किस तरीके से टॉप किया, हमने कोशिश यही की है कि उनको आपके दोस्तों के सामने ला के यहाँ पे रखें। पंजाब के अंदर इस दफा जो लास्ट लॉग एट हुआ है उसके अंदर वी आर लकी के उसके अंदर दो दोस्तों ने 94 नंबर हासिल किए, और उनके अंदर एक दोस्त हमारे भाई हुमायूं नसीर साहब यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है। वी आर लकी टू हैव हिम। और दूसरी मैडम को से हमने रिक्वेस्ट की हुई है, इफ शी जॉइन्स अस ड्यूरिंग दीज प्रोसीडिंग्स, इंशाल्लाह वो भी हम देख लेते हैं। एक सेकंड, मैडम का पूरा नाम क्या था, एक सेकंड। The name of the madam is मैडम रिदा सहर। उन्होंने 94 नंबर हासिल किए हैं। इन दोनों दोस्तों ने दे हैव टॉप्ड इन पंजाब। एक दोस्त सकरदू से थे, उन्होंने 95 नंबर हासिल किए। ही हैज टॉप्ड इन पाकिस्तान, बट वी आर लकी टू हैव विद अस हुमायूं नसीर साहब जिन्होंने पंजाब में टॉप किया है। लाहौर के दोस्त वैसे टॉप 50 के अंदर से सिर्फ 2 ही हैं, तो मेरे ख्याल में लाहौर वालों को अपनी सिचुएशन ज़्यादा बेहतर करने की ज़रूरत है। सरगोदा के बेशुमार दोस्त थे, ये थे। सो इस्लामाबाद बल्कि रावलपिंडी से हुमायूं नसीर साहब यहाँ पे मौजूद हैं, तो खुश आमदेद हुमायूं साहब। इट इज़ एन थैंक यू। ऑनर फॉर अस टू हैव यू हियर एज वेल यार। टॉपर्स को हम खास तौर के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट पे करते हैं। तो थैंक यू, आप हमें टाइम दे रहे हो यार। अपनी थोड़ी सी बैकग्राउंड बता सकते हो हुमायूं, क्या है, कहाँ से आपने एलएलबी किया, आपके क्या उसको कहते हैं, कोई फैमिली है वकालत के अंदर, वकालत में आप कैसे आ गए? कुछ 2.5 मिनट इसके बारे में अगर आप बता दो हमें थोड़ा सा पहले गाइड। सबसे पहले तो सर बहुत शुक्रिया कि आपने ये अपॉर्चुनिटी दी मुझे कि मैं इस टॉपिक पे को गुफ्तगू कर सकूं। और इस सब में इस आपका एक बहुत बड़ा किरदार भी है, क्योंकि पिछले कई सालों से आप जो लेक्चर सीरीज कंडक्ट कर रहे हैं लाहौर बार के प्लेटफॉर्म से और यूट्यूब पे, वो एक बहुत बड़ी जो है ना हमारे लिए अपॉर्चुनिटी थी कि उन लेक्चर्स के ज़रिए से हमें मसलसल हमारी लर्निंग होती रही। अपने बारे में अगर मैं बताता चलूँ तो रावलपिंडी से मेरा ताल्लुक़ है, ठीक है। और इस्लामिक यूनिवर्सिटी से मैंने अपना एलएलबी किया। उससे पहले मेरी बैचलर ऑफ कॉमर्स में जो मेरी ग्रेजुएशन है। और लकीली कि इस्लामिक से पढ़ने का मुझे एक अल्टीमेट बेनिफिट ये भी हुआ कि जो लॉ गेट के मौजूदा कोर्स है वो ऑलरेडी मैं गो थ्रू भी उसमें कर चुका था, तो उसका एक बहुत बड़ा उसमें मुझे फ़ायदा भी हुआ। नहीं, वहाँ पे अलग सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है कि एज लॉ गेट के सिलेबस तो वैसे एलएलबी का कॉमन ही होता है, आई थिंक। बीइंग इस्लामिक यूनिवर्सिटी हमारा एक बीच में कोर्स भी होता है थोड़ा सा इस्लामिक साइड पे भी, लाइक लीगल स्टडी ऑफ सुन्ना कुरान, इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस। बाकी यूनिवर्सिटीज में भी होते हैं, लेकिन हमारा जो कोर्स था वो स्पेसिफिकली वो ऑथर से जो प्रिस्क्राइब किए गए थे लॉ गाइड के लिए, तो तो उसका एक वकील वगैरह आपकी फैमिली में है कि यू द फर्स्ट वन? नो, आई एम द फर्स्ट वन इन माय फैमिली। माशाल्लाह, इंशाल्लाह। चलें, भाई अब
वाज दिस योर फर्स्ट अटेम्प्ट? यस सर, इस वन। तो पहले अटेम्प्ट के अंदर जाके 94 मार दिया यार, जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। अगर सेकंड अटेम्प्ट करोगे तो 110 शायद 110 शायद कर लो। अच्छा अब यार देखो, हमारे से क्वेश्चन ये था, पहले तो पहली बात तो ये बताइए कि आप लॉ गेट की आपने कितने अरसा पहले तैयारी करनी शुरू की? मैंने इसमें ऑलमोस्ट मंथ आप कह लेंगे 15 डेज टू मंथ जो है ना, वो इस अराउंड मैंने तैयारी शुरू कर दी थी। रोज की मैंने एक स्केड्यूल बना लिया था कि रोज मैंने इतने सेक्शंस जो है ना 15 टू 20 हर सब्जेक्ट के, वो मैंने थॉरली उसको रीड आउट करना है समझ के। तो इस तरह बस वो ग्रेजुअली मैं रोज कुछ ना कुछ उसको टाइम देता था, तो ना कोई कि मैं उसको बिल्कुल अकेडमी कोई ज्वाइन लास्ट की, टाइम। कोई एकेडमी ज्वाइन की या कोई ट्यूशन वगैरह या कोई इस तरीके से? नहीं सर, मैं पर्सनली मैं प्रेफर नहीं करता कि कोई एकेडमी या इस तरह की कोई चीज़ ज्वाइन करें। जब आपने अपनी यूनिवर्सिटी में 3 साल या 5 साल लगा के आपने वो सब्जेक्ट्स पढ़ लिए एलएलबी की इतनी मेहनत करके, तो आप थोड़ा सा टाइम लगा के अगर इन सब्जेक्ट्स को थोड़ा सा थॉरली पढ़ लेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा, ना कि आप जाके वहाँ फिर वो दोबारा आप तो नोट्स अब वगैरह वो देखें। और मैं वही आपसे पूछना चाह रहा था, तो इसके लिए लॉ गेट के लिए आपने तैयारी किस तरीके से की? क्या सिलेबस आपने अपने सामने रखा, बेयर एक्ट पढ़ा, किताबें पढ़ी, या हाथ से नोट बनाए, अंडरलाइन किया, क्या करते हो, किस तरीके से तैयारी करते हो बेसिकली? मैंने जो मेरे पास मैं अगर दिखाऊं तो मेरे पास ये बुक्स अभी सारी पड़ी हुई है, जिस तरह मिसाल के तौर पे ये सीआरपीसी है, ये सारी मैंने बुक्स नहीं दिखाते अपनी जाओ शुरू सारे से के मैंने सारे, ताकि एक एक करके, ताकि दोस्तों को पता चल जाए। ये सीआरपीसी आपने, सीआर बेयर एक्ट, ये सीआरपी बेर एक्ट अच्छा, और सीपीसी के लिए कमेंट्री मैंने नहीं रखी देखी थी तुमने? वो। नहीं, कमेंट्री मैंने सिर्फ उन सेक्शंस की देखी थी जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, या उसमें मुझे लगे कि यार इसमें से कोई प्रपोजिशन वो को बना के दे सकता है कि उसमें छोटी सी, तो उनकी मैंने कमेंट्री वगैरह देखी थी। सीपीसी के लिए मैंने ये बुक रखी थी आमिर रजा साहब की, फेमस जो इतनी बुक है। मोटी है इसके अंदर, तो सारी की सारी, हाँ इसको क्या कहते हैं, हाँ, बेयर एक्ट नहीं देखा इसके लिए? इसके लिए मेरे पास बेर एक्ट भी एक है छोटा सा, एक सेकंड में दिखा देता हूँ। इसके लिए मेरे पास ये बेर एक्ट भी था, इसमें हम्म, से भी मैंने पढ़ा, और जो मुश्किल सेक्शंस वगैरह या कोई रूल्स एंड ऑर्डर्स थे सीपीसी के, उसके लिए मैंने वो आमिर रजा साहब की कमेंट्री देखी थी। हम्म। पीपीसी के लिए मेरे पास ये बुक है पीआईडी पब्लिशर्स की। हाँ वो ये भी बेयर एक्ट इसमें देखा हाँ होगा, कमेंट्री वगैरह। हाँ, क्यूएसओ के लिए मैंने ये सिंपल जो है ना एक बेर एक्ट, कमेंट्री वाली भी मेरे पास है, लेकिन मैंने उसमें ज्यादा नहीं किया, इसको मैंने थॉरली पढ़ा और हम्म, इसमें मैंने अंडरलाइन की चीजें वगैरह। हम्म। और तो ये जो जरा खोल के इंटरनेशनल लॉ दिखाओ का, किस तरीके से अंडरलाइन वगैरह, क्या नोट्स इसके ऊपर ही किताब पे बनाते हो, कि अलग कॉपी के अंदर भरते हो? तुम्हारे लिए क्या क्या बेहतर तरीका इसमें इसका? मैं जिस तरह मैं आप दिखाऊं कि मैंने इसके नीचे ही लिख लिया, कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज अगर मुझे समझ आ रही है तो मैं उसमें लिख लेता हूँ। ज्यादा मेरा पढ़ने का तरीका ये है कि मैं थॉरली रीड करता हूँ चीजों हम्म, को, एक सेक्शन है उसको 2-3 बार पढ़ता हूँ, तो हम्म। मेरी अंडरस्टैंडिंग कुछ ना कुछ उसमें डेवलप हो जाती है। मेरा शुरू से पढ़ने का यही तरीका रहा है। क्या तो अगर बहुत मुश्किल चीज हो तो लिख भी लेते हैं उसके। इंटरनेशनल लॉ के लिए क्या किया यार? वो तो बड़ा बड़ा इंटरनेशनल लॉ के पुराना लिए था। मेरे पास ये मेरे नोट्स थे, मैंने ड्यूरिंग द यूनिवर्सिटी लिए थे, ह्यूमन राइट्स हमारा एक सब्जेक्ट था, तो इसमें हाँ, मेरे पास आईसीजे का स्टैट्यूट और यूएन चार्टर ऑलरेडी अवेलेबल था, तो हम्म। मैंने उसको थॉरली जो है ना वो पढ़ा तो उसमें तमाम से। दोस्तों को मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर आप पंजाब बार काउंसिल के लीगल एजुकेशन कमेटी के पेज पे जाएं तो ये चार्टर यूएन का, और ये किसको कहते हैं, आईसीजे का चार्टर वगैरह, एग्जैक्टली जो भी आपके सिलेबस में है, ये वो हमने सारे का बिल्कुल। सारा मटेरियल वहां पे अवेलेबल पीडीएफ्स कर लिया हुआ, वहां से उतार के प्रिंट आउट भी कर सकते हैं, बेयर एक्ट्स वगैरह सारे। तो अच्छा मुझे ये बताओ, ये कि इसको कहते हैं, और प्रोफेशनल कॉन्डक्ट वगैरह और ये जो बाकी चीजें हैं, उनके लिए क्या चीज देखी? वो भी इसके लिए बेयर मैंने एक्ट है? अपने लैपटॉप में वो, क्योंकि छोटा सा वो बार काउंसिल के वो ऑलमोस्ट 3 to 30 to 40 वो रूल्स कह लें या सेक्शन उसके, वो मैंने लैपटॉप में डाउनलोड कर लिए थे अपने पीडीएफ में, उसी से मैंने वो स्टडी किया थॉरली उसको। हम्म। ऐसा वो इतनी लेंथी है नहीं। अच्छा हाँ, वो बिकॉज वो मेरे ख्याल में 10 नंबर हैं अभी भी शायद आपके अंदर, और वो सबसे बिल्कुल। आसान 10 नंबर रहेंगे, आप 5-6 सफे पढ़ के ही आपको पूरे के पूरे 10 नंबर मिल जाते हैं। और दूसरा, अच्छा इसके अंदर तुमने यूं प्लान किया था कि इसके ऊपर इतना मैंने टाइम लगाना है, इसके ऊपर मैंने इतना टाइम लगाना है, बिकॉज नंबरों के मुताबिक तुमने देखा था कि आपने कहा था कि नहीं, सीआरपीसी सीपी सारी की सारी चीजें मैंने पढ़नी है, क्या करना है? व्हाट वाज इसमें योर मैंने अप्रोच? सर, मेरी स्ट्रेटेजी उसमें में थी वो ये थी कि मैंने सबसे पहले इजी चीज जो है ना वो उसको प्रिपेयर करना है। सबसे पहले मैंने जो लीगल एथिक्स थे, क्योंकि वो 10 मार्क्स के हैं और वो आपने ऑलरेडी बता भी दिया कि वो इजी हैं बहुत, उसमें जनरल जा चीजें हैं सके हाँ। प्रैक्टिस से रिलेटेड। हम्म, हम्म, तो मैंने सबसे पहले उसको थॉरली जो है ना अच्छी तरह उसको पढ़ा,
तुम्हारी एंड वैसे एवरीथिंग उसमें। खुशकिस्मती ये है कि शायद इस दफा उन्होंने सेक्शन नंबर रूल नंबर नहीं पूछे, बखैर पिछली दफा तो सेक्शन नंबर पूछ हाँ रहे थे कि उस फलां चीज का ये बताओ। बट अब मेरे हाँ ख्याल में शायद रुझान ये है कि वो आपसे रट्टा कम अच्छा रट्टा लगाते हो कि तुमने समझने की कोशिश की किस तरीके से, सर कहाँ पे रट्टा मैं लगाने की जरूरत पड़ती है, कहाँ पे क्या? इसमें मैं दो चीजें जो है ना फॉलो करता हूँ। पहले तो मैं बता चुका हूँ कि मैं उसको अच्छी तरह, एक चीज अगर नहीं समझ आ रही तो उसको मैं कंटिन्यूअसली 2 से 3 बार कोशिश करता हूँ, पढ़ता हूँ। फिर ऑनलाइन लेक्चर्स वगैरह भी जो मतलब जिस तरह आपने कंडक्ट करवाए थे लाहौर बार एसोसिएशन के, हम्म वो भी मैंने उसमें से भी जो चीजें नहीं समझ आ रही थी वहां से सुनी। फिर अपने ग्रुप स्टडी, एक इस जो मैंने इसमें तरीका जो अपनाया था वो ग्रुप स्टडी, मेरे 4-5 जो करीबी दोस्त है मैंने उनको बिठाया हम्म। साथ और हमने ग्रुप स्टडी की। वो भी जो चीज बैठे हुए अगर, थे? जी मेरे ग्रुप स्टडी की थी वो तो तुम्हें जो चीज गालियां अगर मुझे, निकालते होंगे वगैरह, टॉप टॉप करके तुम चले गए हो वगैरह, वो सारे के सारे मेरे ख्याल में शायद इसमें नहीं है। जी जी वो बस अभी ट्रीट्स वगैरह भुगता रही हैं उसकी अच्छा, अच्छी अच्छी बात है। हाँ अच्छा तो यार वो, मुझे आप ये बताओ कि ओके, प्रोफेशनल एथिक्स का आपने ये बता दी, प्रोफेशनल एथिक्स के हैं 10 नंबर आपके अभी सिलेबस में, क्यूएसओ में 20 नंबर हैं। पहले ये बताइए, एज एन बहुत वो हैवी इसके अंदर स्कोरिंग वगैरह है, उसकी तैयारी आपने किस तरीके से की? यूएसओ की अगर मैं बात करूँ तो ये मैं ड्यूरिंग द यूनिवर्सिटी भी हमारे फॉर्चुनेटली एक बहुत ही अच्छे हमारे उस्ताद मिल गए थे कि उन्होंने बहुत थॉरली इसको हमें जो है ना वो असाइनमेंट्स और प्रेजेंटेशन और इस तरह के वो करवा के उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करवाया था ऑलरेडी। हम्म मैंने इसको इसमें सबसे पहले अपने मार्क कर लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो सेक्शंस है जो प्रैक्टिस से रिलेटेड है ज़्यादा, जैसे क्रॉस हम्म एग्जामिनेशन के सेक्शंस हो गए, हम्म कानून शहादत में जो भी वो प्रैक्टिस से रिलेटेड सेक्शंस हैं, आर्टिकल्स हैं सॉरी, उनको मैंने मार्क कर लिया। फिर हम्म उनको मैंने प्रायोरिटी पे जो है उनको मैंने तैयार किया। उनकी एग्जाम्पल्स वगैरह हैं जो है वो भी मैंने साथ की, ताकि प्रपोजिशन वगैरह अगर कोई छोटी सी बना देता है हम्म ताकि वो मेरे फिंगर टिप्स पे हो। फिर हम्म। उसके बाद मैंने जो कम इम्पोर्टेंट लेस इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं फिर मैंने उसके बाद उनको अच्छा मुझे ये बता, पुराने पर्चे कहीं से तुम्हें मिले या तुमने गाइड इस्तेमाल की? नहीं सर गाइड्स मैं प्रेफर नहीं करता, क्योंकि मैं देखी थी मैंने गाइड उसमें रेंडमली उन्होंने किसकी, वो कौन पोर्शन सी डाल वाली? के, वो आई डोंट नाम मुझे याद नहीं है कौन से ऑथर साहब थे, वो लाहौर के कोई ऑथर्स हैं, उनकी मैंने देखी थी। उसमें वो रेंडमली बस एमसीक्यूज डाले हुए थे, तो वो आई डोंट थिंक सो कि वो इतनी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर आप जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है किसी चीज के बारे में, हम्म तो अगर वो कंसेप्चुअल आपको क्वेश्चन कोई प्रपोजिशन या एमसीक्यू इस तरह का दे देगा तो आप किस तरह करेंगे। और अगर आपका कंसेप्ट एक चीज के बारे में क्लियर है तो वो फिर जहां से मर्जी आपको वो प्रपोजिशन या कोई एमसीक्यू बना दे, आप वो अटेम्प्ट कर सकते हैं इजीली बिल्कुल। तो तुमने तैयारी कैसे की है? तुमने वो किसको कहते हैं, अपने आखिरी हफ्ते के अंदर फॉर एग्जांपल बैठ के पर्चे सॉल्व किए, क्या किया कि आपने सिर्फ नोट्स रिवाइज किए, टाइम करके पर्चा सॉल्व किया? और खास तौर पे इम्तिहान के लिए टाइम तुम्हारे पास काफी था, 3 घंटे के अंदर आई थिंक कितने सफे थे, सवाल टाइम थे 100? इसके लिए जो 100 एमसीक्यू होता है और इसके हाँ। लिए आपके पास टाइम मोर देन इनफ जो है ना वो, हम्म इसमें आपके पास टाइम होता है। मैंने इसमें जो स्ट्रेटजी अपनाई थी एग्जाम ड्यूरिंग द एग्जाम, वो मैंने पेपर बिल्कुल लास्ट से शुरू किया था, क्योंकि वो उसमें लीगल एथिक्स का पोर्शन सबसे हम्म आसान होता है और वो मुझे मेरी फिंगर टिप्स पे था सारा। हम्म तो हम्म। मैंने उस नहीं, तरह उसको लेकिन लास्ट से शुरू किया। रूल नंबर रटे थे नहीं सर जज इनके? उसमें वो जो ये 2-3 नंबर कटे हैं, ये इन्हीं के कटने हुए हैं जो बीच में मुझे जो सेक्शंस उन्होंने पूछे थे या कोई आर्टिकल नंबर या इस तरह का को पूछा एक दो, तो हम्म वहीं से मेरे वो मार्क्स डिडक्ट हुए। एक आध उन्होंने पूछा था बीच में वो, उसके मुतालिक वो मुझे शायद मेरा ख्याल है वहीं से डिडक्ट हुआ होगा मार्क्स। बाकी सारा वो कंसेप्चुअल ही था कि वो उसमें एज सच इस बार उन्होंने इतने सेक्शंस जो है ना वो नंबर्स नहीं पूछे, ज्यादा कंसेप्चुअल था और इस तरह। ये कानून शहादत के बारे में फिर वापस आऊंगा, काफी लंबा है वगैरह, सारे का सारा है तो वैसे 20 नंबर सारे के सारे, तो एंड टू एंड तुमने सारे का सारा किया था कि कोई गेस किया था, क्या किया था, किस तरीके से? बिकॉज 20 नंबर इन्होंने बाकियों के अंदर तो लिखा हुआ फलां चैप्टर ये, इसमें पूरे का पूरा उठा के दे दिया कि जी क्यूएसओ होना चाहिए। इसमें सर मैंने पढ़ा तो पूरा था, लेकिन जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं मैंने ज्यादा प्रेफर उन्हीं को किया था। जैसे डेफिनेशन क्लॉज है इसकी, हम्म उसमें से वो इंपॉर्टेंट होती है। आगे चले जाए आर्टिकल 3 से लेके 17 तक, ये हम्म ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है। फिर इसके बाद मैं यहाँ बताता हूँ आर्टिकल 22 है, जैसे क्रिमिनल का शराब परेड या आइडेंटिफिकेशन परेड का, हम्म हम्म 24 है। आगे हम्म चले जाएं आप जो 46 आर्टिकल है हम्म बैंक डिक्लेरेशन के बारे में। हम्म इसके बाद आगे चले जाएं आप जो डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड वो है आर्टिकल्स हैं, और क्रॉस एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन इन चीफ हम्म एंड एडमिसिबिलिटी ऑफ मॉडर्न एविडेंस, इस तरह के जो प्रैक्टिस से रिलेटेड ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं
उनको मैंने ज्यादा टाइम दिया, उसी पे फोकस किया यार था। सारे दोस्तों को आवाज आ रही है? जबी साहब का मैसेज आया है कि उनको आवाज नहीं आ रही, बाकियों को तो क्लियरली आ रही है दोस्तों को। प्रभात साहब आवाज आ रही है? जी सर, अब आ रही है आवाज। चलें ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया। अगर आप म्यूट कर लें। अच्छा अब यार दूसरा आपसे मैंने ये पूछना था, अगर आप मुझे हुमायूं साहब ये बताइए कि क्यूएसओ के अंदर अच्छा वीडियोस वगैरह ये जो आप कह रहे हो वगैरह, सर उमर के वीडियोस आपने देखे? बिकॉज आई फाउंड देम टू बी वेरी यूजफुल, ये करके क्यूएसओ ऑन फिंगर टिप्स, सीआरपीसी ऑन फिंगर टिप्स, और ये वो उमर लतीफ के, अगर बाकी दोस्तों ने हाँ नहीं वो देखे तो मैं रिकमेंड करूँ। अच्छी है, अच्छे लेक्चर हैं सर उमर के। लेकिन वही बात आ गई कि अगर आपने खुद एक चीज को नहीं पढ़ा, जब तक आप खुद उसको टाइम नहीं देंगे, तो आप लेक्चर सुन ले जितने मर्जी, एट द लास्ट मोमेंट आप कहें मैं 2 घंटे का कोई लेक्चर सुन लूंगा, मेरी फिंगर टिप्स पे आ जाएगा, तो वो बहुत मुश्किल होता है, फिर वो आपके लिए आसानी उसमें नहीं होगी। तो उससे यानी अच्छा कि है कि आप पहले अपनी एक बेरैक्ट रूटीन में। बनाए पढ़। हाँ, बेर एक्ट को आप एक बार थॉरली पढ़ लें, हम्म, उसको रीड कर लें, ज्यादा नहीं कि अगर आप उसको, मैं ये नहीं कह रहा कि रट लें, उसको हम्म, एक बार अगर आप समझ के पढ़ भी लेंगे तो वो उसमें से चीजें आपको याद रहेंगी। मैंने ऐसा जिसमें कोई बैठ के कोई रट्टे नहीं लगाए, मैंने इसको बस पढ़ा बैठ के, अच्छा मैं तमाम चीजों को दोस्तों को मैंने एक चीज एब्जॉर्ब बता करने की कोशिश की। एक चीज बता दूं, सुप्रीम कोर्ट का मकसद और पाकिस्तान बार काउंसिल का भी और एचईसी का भी मकसद ये नहीं है कि आपकी नॉलेज चेक की जाए। ये इम्तिहान बनाया इसलिए गया है कि ये चेक किया जाए कि बंदे की डिग्री असली है कि नकली है, और ये कॉलेज गया था कि नहीं, क्लासें अटेंड की हैं कि नहीं। सो इस ये प्लीज तमाम दोस्त अपने ज़हन के अंदर से क्लियरली कर लेंगे, उनका एम्फेसिस वगैरह ज्यादातर अब रट्टे की तरफ नहीं है, और उनसे जो गुफ्तगू वगैरह हमने की है उसके बाद दे आर सेइंग कि जी उस साइड के ऊपर वो ज्यादा जाने का उनका नहीं है रुझान। अच्छा यार अब सीआरपीसी सीपीसी की तरफ, पीबीसी की तरफ तो मैं भी आऊंगा, बट मुझे ये बताओ कि आपने इंटरनेशनल लॉ के लिए क्या किया, क्योंकि इन्होंने 5 नंबर इसको दिए हुए हैं, और वो सिर्फ बेर एक्ट ही काफी है कि कोई किताब वगैरह आपने देखी? उसमें सर ये बेर एक्ट ही काफी है। मैंने उसमें ऐसे जितना थॉरली उसको नहीं पढ़ा, आई एडमिट के, मैंने उसमें शुरू के चंद आर्टिकल्स वगैरह जो उसके मेरे पांच सेक्शंस नंबर हैं, हैं वैसे, बस 100 में हाँ से पांच मैंने उसमें पांच बस हैं। उसकी जो इस्टेब्लिशमेंट वगैरह है, जो यूएन चार्टर है, यूनाइटेड नेशंस और आईसीजे, उसकी इस्टेब्लिशमेंट, उसके जो मेन पर्पस वगैरह है, उसके ऑर्गन्स वगैरह, इस तरह की जो आप चीजें हैं, अगर उनको भी देख ले, उसकी डेट ऑफ जो है इस्टेब्लिशमेंट आप कह लें वो देख ले, उसमें इंपॉर्टेंट डेट्स हैं अगर कोई वो देख ले, हम्म। इस तरह अगर पाकिस्तान से रिलेटेड उसमें कोई चीज आ रही है वो देख लें, तो वो होगा, मोर देन इनफ हो जाएगा अच्छा उसमें। मुझे ये ऐसा बताइए, चीज करना पड़े। अच्छा ये बताइए कि जूरिस्प्रूडेंस वगैरह के लिए आपने क्या किया, दोनों के लिए? जूरिस्प्रूडेंस, इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस की पहले किताब दिखाओ, कौन सी, काली वाली इस्तेमाल की कि वो पीली वाली इस्तेमाल की? बिकॉज न्याजी साहब की है भी काफी किताबें इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस के जी नाम से। सर, वो हमारे यूनिवर्सिटी से उनका ताल्लुक है, वो ये वाली बुक उनकी हाँ मेरे यही पास वाली। है। ये बड़ी हाँ डरावनी और बड़ी ये बड़ी हाँ बड़ी हाँ, हैवी ड्यूटी है यार, वो बल्कि लगता है गलती से उन्होंने ये लगा दिया, वो पीली वाली शायद लगानी थी, वो आउटलाइन वाली ज्यादा बेहतर है, मगर ये वाली किताब यूज की जा रही है, राइट? हाँ ये वाली किताब वो हमारी यूनिवर्सिटी में न्याजी मास्टर्स साहब के की लेवल की। मल्टीपल बुक्स जो है वो उनकी हमने पढ़ी हैं, मैंने इंग्लिश बड़ी कोशिश जूरिस्प्रूडेंस या की है कि मॉडर्न इसको मैं जूरिस्प्रूडेंस बदलवा में भी। दूं, मैंने बड़ी कोशिश की है कि इसको बदलवा के वो आउटलाइन वाली किताब कर लूं, लेकिन अभी तक वो बात मान नहीं रहे हमारी। खैर बी एज इट में, अभी के लिए तो ये दोस्त आप अगर मैनेज कर सकते हो तो ये अच्छा। इसके अंदर इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस के अंदर ये तो पूरी किताब इन्होंने उठा के कर दी है, बट कोई आप बताओ कि कौन कौन से आपने कौन से एरियाज पे फोकस किया था? इसमें आप अगर देखें ना, बेसिक डेफिनेशंस जो है ना, अगर आप हर चैप्टर के शुरू में कोई स्कोप का जो है डेफिनेशंस क्लॉज होती हैं, जिस तरह आप ये लॉ गिवर या हुक्म शरी वगैरह के चैप्टर्स हैं, इस तरह के हम्म, जो भी चैप्टर है इसमें, प्राइमरी सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ, जो हम्म, इस्लामिक लॉ है, अगर आप उसके हर चैप्टर के शुरू शुरू के कुछ कंटेंट देख लेना, तो वो उसमें बहुत ज्यादा इनफ है। अगर इस, क्योंकि इसमें आप इसको एक महीने में भी आप खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत लेंथी बुक है, जिस बुक को हम पूरे मुझे सेमेस्टर समझ में नहीं नहीं आई, खत्म दिखा कर रहा, सके। फॉर एग्जांपल चैप्टर जरा दिखाओ, क्या एज इन क्या चीजें पढ़ने के लिए तुम कह रहे हो, किस तरह करके जरा तस्वीर में दिखा दो लोगों को। मैं फॉर एग्जांपल ये चैप्टर है हुक्म शरई, हम्म, अगर आप इसमें ये एलिमेंट्स, हम्म, हुक्म एलिमेंट्स ऑफ हुक्म शरई, इस तरह के अगर आप सिर्फ उसके नाम याद कर ले, तीन के 3 एलिमेंट्स हैं, हम्म, ठीक है, इस तरह बस छोटी छोटी चीजें अगर आप इसमें से देख लेंगे कि टाइप्स क्या है, किस चीज की क्या टाइप्स हैं, किस चीज की क्या डेफिनेशन है, बहुत हम्म, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। हम्म, शुरू शुरू का हर चैप्टर में इनिशियल जो उसके डेफिनेशन होती हैं या इनिशियल कोई इंपॉर्टेंट
जो कोई लेजिस्लेचर गुजरा है उसका नाम वगैरह, उसकी बर्थ, उसकी डेथ, इस तरह रिलेटेड, उसकी लाइफ से रिलेटेड अगर कुछ चीज छोटी सी मिल जाती है तो आप सिर्फ वो देख लें, इसमें वो इम्पोर्टेंट है। और बहुत ज्यादा इसमें डिटेल में जाने का ऐसा वैसे कोई मेरे फायदा नहीं है। सिर्फ 5 नंबर है इसके अंदर। मेरे इसलिए मैंने बस इसमें इसको मैंने इसी तरह रखा था कि हर चैप्टर के शुरू में जैसे एक क्यास है एग्जांपल, मैंने इसकी डेफिनेशन वगैरह देख ली, एग्जांपल्स कोई छोटी सी देख ली, बस इसको मैंने इसी तरह रखा। बहुत अच्छा ज्यादा इसको मैंने उस पे नहीं रखा। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताओ, फिर इंग्लिश यूरिस्प्रूडेंस के लिए सालमन यूज किया आपने? इंग्लिश स्टूडेंट्स के सालमन की बुक तो नहीं, वो यूनिवर्सिटी में ही जो मैंने हमारे प्रोफेसर रहमान क्योंकि नियाजी साहब की बुक पढ़ी थी, वो ऑलरेडी वो उसी पे बेस है, उसमें वो सारा कंटेंट मुख्तलिफ बुक्स का मिल जाता है आपको। तो अच्छा वो ही मैंने उसको देखा था, वो जो यूनिवर्सिटी के लेक्चर्स वगैरह थे उसके कुछ नोट्स वगैरह शायद वो पढ़े थे, तो वो देखे बस। उसको मैंने ऐसा जितना वो लेंथ में जाकर नहीं पढ़ा। अच्छा 5 5 मार्क्स हैं तो मैंने उसमें ज्यादा फोकस मैंने जो है ना वो बड़े जो सब्जेक्ट्स हैं उन पे मैंने रखा। चलो, अच्छा अच्छा, यानी बड़े बड़े और टॉपिक्स क्योंकि वगैरह। ड्यूरिंग द यूनिवर्सिटी भी मैंने ये चीजें ऑलरेडी लेक्चर्स पढ़ी वगैरह हुई क्योंकि थी। वो पढ़े हुए थे, तो मुझे कंसेप्ट वगैरह चीजों के थे, तो वो ज्यादा मुझे उस पर और मेहनत नहीं दूसरा करनी ये पड़ी कि ये ऐसा। दोनों जूरिस्प्रूडेंसेस जमा करके 5 और 5 नंबर मेरे 10 नंबर हो जाते हैं, 2 पूरी की पूरी किताबें उन्होंने दी हुई है। इसके बरक्स अगर आप जाके उसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आप देखनी शुरू करें तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, आई डोंट नो इंटरनेशनल लॉ भी क्यों उन्होंने डाला हुआ, लेकिन टोटल वो 20 नंबर है एज एन। और केसेस के लिए आपने क्या किया, क्या केसेस पढ़े या आपके नोट्स कहाँ से उसके आपने पकड़े, ये कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस वाले जो थे? केसेस की वो बुक थी एक, आई डोंट नो द नेम ऑफ ऑथर, मेरा वही ख्याल है तो वो सर वही उमर की ही बुक थी। वही तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी, क्या उसको कहते हैं गाइड के अंदर से, या कौन से केसेस वगैरह कहाँ से पकड़े? उसमें वो केसेस की समरी थी वैसे बाय द वे उसमें। हमारी पंजाब बार काउंसिल के वेबसाइट के ऊपर भी मेरी बनाई हुई, वहाँ पे सर उमर से भी बेहतर वहाँ पे बिल्कुल अवेलेबल वो है भी मेरे वो सारे मेरे के केसेस। केसेस वगैरह अगर वो देखें मैंने ज्यादा डिटेल डाउनलोड में की नहीं। थी। इंपॉर्टेंट चीज आप दोस्तों को मैं ये कहूंगा कि टेबल्स बनाइए, जो मेन मेन नुक्ते हैं, अगर आप जजमेंट्स पढ़नी शुरू कर दें, वो हमने अवेलेबल तो किए हैं, वो मेरे ख्याल में 8,500 सफे, 3,500 ये इतने सफे हैं, जो कि वो ये सिर्फ 5 नंबर हैं कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री केसेस के, 8 केसेस हैं सिर्फ। सॉरी आपकी किसको कहते हैं, अजान हो रही है साहब। अच्छा, आप दूसरा बताइए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कौन सी किताब पढ़ी? बेयर एक्ट सिर्फ के? कॉन्स्टिट्यूशन का मैंने बेरक पढ़ा, और जो केसेस की हद तक तो मैं आप वाले बता रहा था, ये वाली मेरे पास बुक है, ये हामिद खान साहब की, इसमें केसेस की समरी हाँ अवेलेबल है, बिल्कुल, काफी केसेस जो बिल्कुल सही कॉन्स्टिट्यूशनल कह रहे हो, केसेस हैं, बिकॉज हाँ ये लैंडमार्क, मैं इसमें करूंगा। हमने इसी की किताब की हामिद खान साहब से इजाजत लेके इनके अंदर केसेस के जो हैं, ये और तो कुल केसेस हैं 8। 8 केसेस के वो 2-2 सफे हैं, वो सारे जमा करके पीडीएफ अवेलेबल की हुई है, वो अगर आप देख लें, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हो। दैट इज वेरी वेरी यूजफुल। खान साहब ने इनकी अच्छा ओवरव्यू दिया हुआ है। एक चीज उन्होंने नहीं दी हुई, जजेस के ज्यादा नाम वगैरह नहीं दिए हुए, वो आपको शायद बिल्कुल। जजमेंट और वो टेबल से उठाने पड़ेंगे। आ, वो तमाम दोस्तों को मैं सजेस्ट करूंगा। अब सीपीसी के लिए बताइए जल्दी से, क्या क्या अब जल्दी मैं इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों को, क्योंकि ये 40 मिनट की सिर्फ ये जूम हमें अलाउ करता है इतने ज्यादा दोस्तों को अटेंड करने के लिए मुफ्त में। सो वी विल हैव टू डू दिस वेरी वेरी क्विकली। मुझे ये बताओ यार, सीपीसी के लिए क्या किया तुमने? सीपीसी के मेरे पास 2 बुक्स फेयर हैं। एक्टिंग। एक ये बेरक है, ये वाला बुक्स तो और भी हैं लेकिन मैं वो भी टाइम की वजह से नहीं दिखा, एक ये वाली है, और एक जो मेरे पास आमिर रजा साहब की है। इसमें जो इजी सेक्शन थे, मतलब जैसे डेफिनेशन क्लॉज है, जो छोटे सेक्शन है, इजी सेक्शन है, सेक्शन 9 10 11 12 इस तरह के जो थे, जो बार बार हमें ड्यूरिंग द स्टडीज और प्रैक्टिस जब हम आती है प्रैक्टिस में तो बार बार पढ़ने को मिलते हैं। अब तो प्रीएम्बल से भी मेरे ख्याल में डाल दिया गया है सारे का सारा, जी आप जी ठीक टाइम बिल्कुल। एग्जैक्टली। हाँ वो मैंने इसमें से पढ़ा ज्यादा, ठीक है, और जहाँ मुझे कोई लगा कि यार मुश्किल चीज मुझे हो रही है, तो मैं वो इसमें से जो स्कोप वाला, हर इसमें उन्होंने दिया हुआ है, हर सेक्शन के नीचे एक स्कोप वाला वो कमेंट्री दी हुई है, तो मैं उसमें से वहां से वो थोड़ा सा एक पोर्शन पढ़ लेता था कोई कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। ठीक है, ये अब वाली बुक जो आ रहा है। बिकॉज सीपीसी के 20 नंबर जो हैं वो, आई मीन अगर आप इफ यू लुक एट इट, वो इतना ज्यादा काम नहीं है, और उन्होंने काफी आपको सिलेक्ट करके दिया हुआ, तो 20 नंबर ये वाले और कॉन्स्टिट्यूशन के 20 जिस बंदे ने सिक्योर कर लिए 20 में से 15, आप 20 में से आप इसको कहते हैं 10-15 10-12 भी, 20 अलहदा है और 20 अलहदा, 40 में से अगर आपने 20 भी ले लिए, तो आई मीन यू आर वेल ऑन योर वे टू पासिंग दिस एग्जाम।
ये सारे का सारा। अब सीआरपी फौजदारी के लिए क्या किया यार, उसके भी 20 नंबर थे। सीआरपीसी और पीपीसी को कैसे वो तो रट्टे के बगैर में खाना शायद गुजारा ही नहीं होता। सीआरपीसी की ये वाली बुक थी। तो इसको क्या बेयर एक्ट इसमें किया, क्या किया, किस तरीके से? बेयर एक्ट को मैंने सर थॉरली मैंने इसको रीड किया, क्योंकि वो एक मेरा इंटरेस्ट भी थोड़ा इस साइड पे है, तुम क्रिमिनल नोट्स साइड पे, तो बनाते हो, मैंने क्या करते हो एज एन, इसके ऊपर मार्क कर लेते हो कि एग्जाम से एक दिन पहले क्या कर रहे थे कि कागजात के ऊपर किया हुआ था, बूटियां बनाई हुई थी, क्या किया हुआ था, किस तरीके से? मैंने सर कुछ भी नहीं किया। मैंने जो 2 से 3 दिन थे लास्ट, मैंने ऑलरेडी बताया कि मैंने सिर्फ लास्ट 2 to 3 डेज ग्रुप स्टडी, मैंने अपने दोस्तों को इनवाइट किया कि यार आ जाए आप भी, 4-5 दोस्त थे, हमने बैठ के इसको और A to Z जितना सिलेबस था, जितना भी हमारे पास मटेरियल अवेलेबल था, हमने सारी बुक्स रखी और हमने इसकी रिवीजन एक बार शुरू कर दी। अच्छा, ठीक है, प्रोफेशनल हम एथिक्स कहाँ सब्जेक्ट, पे मिलते हैं यार? आई एम सॉरी सॉरी, मैं बहुत जल्दी अब कर रहा हूँ बिकॉज मुझे मैसेज आ रहा है कि ये टाइम्स का खत्म हो रहा है मीटिंग का। जल्दी मुझे ये बताओ कि ये प्रोफेशनल एथिक्स तुम कहाँ से ऑनलाइन उतारे, कहाँ से, किधर से मिलते हैं ये, अगर मुझे किसी ये दोस्त के दोस्त पास ने नहीं? सेंड कर, लीगल प्रैक्टिशनर्स और बार काउंसिल अच्छा, एक्ट जो है ना वो हाँ। उसमें अवेलेबल है, वो आप पूरा एक्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। मुझे मेरे दोस्त ने वो उसका मगर एक ये शॉर्ट एक्ट सा में जो नहीं, है बाय सिर्फ बाय वो, द वे, ये एक्ट में नहीं है ये। मैं आपको करेक्ट कर दूं, पाकिस्तान लीगल प्रैक्टिशनर एंड बार काउंसिल रूल्स है 1976, उसके अंदर ये कैनन्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स हैं, ये सेक्शंस नहीं है। वो एक जमाने में एजीसी ने भी ये गलती की थी, 10 के क्वेश्चंस के अंदर सेक्शन लिख रहे थे। ये आपको रूल्स के अंदर मिलता है। अगर कोई दोस्त ढूंढ रहा है उसको प्रोफेशनल एथिक्स के नहीं मिले, तो कैनन्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स ये आपको 76 के जो रूल्स हैं उसमें मिलेगा, ये करके। अब अगर ये तो सारे मैं धड़ाधड़ सवाल करता हूँ, खुद कुछ आप कहना चाहेंगे कि एग्जाम टेक्निक के बारे में आपने कैसे किया, कि टाइमिंग आपने, आप कह रहे हो कि पहले नहीं की, पहले आपने एक दफा सारे के सारे जो आते थे वो देख लिए, तुक्का मारने का क्या तरीका होता है, अगर नहीं समझ पड़ रहा किस तरीके से, हाउ डू डू डील विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, बेस्ट आपने कैसे टेक्निक की? मैंने इसमें जो स्ट्रेटजी अप्लाई थी वो था कि मैंने जो सबसे पहले पोर्शन जो शुरू किया था, मैंने लास्ट से शुरू किया था, कि लीगल एथिक्स का जो पोर्शन है वो मुझे बहुत अच्छे तरीके से आता भी था, तैयारी उसकी ठीक थी, तो मैंने लास्ट से शुरू किया। वो तो ऑलमोस्ट 9 to उसमें से मुझे तो कन्फर्म आते ही आते थे, तो वो मैंने लगा दिया। उसके बाद मैं चलता गया बैकवर्ड, सीपीसी, सीआरपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन जो थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल था उसको मैंने रखा थोड़ा लास्ट पे। तो मैं इस तरह करते हुए आया, और पहले मैंने पूरे 100 में से वो एमसीक्यूज मैंने अटेम्प्ट किए जो मुझे 100% था कि ये मुझे आते ही आते हैं। इसमें उस पर मुझे हार्डली जो है ना वो 15 मिनट्स मेरे उस पर लगे होंगे, क्योंकि ज़ाहिर सी बातें थे, तो मैं बस उसको अटेम्प्ट करता गया। 15 to 20 मिनट्स मैंने उस पर लगा लिए। एक बार मैंने उसको देख लिया पहले कि यार कच्ची ये ठीक पेंसिल हो से गए। भरते हो, क्या करते हो वगैरह, किस तरह एज एन कच्ची पेंसिल से ही करना होता है वगैरह, हाउ डू यू गो हाँ, अहेड एंड, क्या पहले बुकलेट के ऊपर लिखते हो, सवालों के जवाब टिक कर लेते हो और फिर साथ उधर ही करते रहते हो कि एंड के लिए रखोगे, क्या करते हो? मैं लेड पेंसिल का भी उसमें यूज किया था। जो मुझे थोड़ा सा डाउट था कि उसमें मैंने लिख, अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई डेट है उसमें, कोई डेट पूछ ली या किसी का नेम पूछ लिया, तो उसमें अगर आपको कुकी पॉइंट याद आ रहा है, तो उस बुकलेट के एंड पे आपको ब्लैंक पेजेस दिए हुए होते हैं, तो आप अगर वहां कोई कुछ चीज लिखना चाहिए कि आपको बाद में वो भूल ना जाए, तो आप वहां भी लिख सकते हैं। इसी तरह मैंने वहां कोई चीजें लिख ली, ठीक है, और जिनमें मुझे थोड़ा डाउट था कि यार ये वाले इनमें से दो हो सकते हैं, तो मैंने वो लेड पेंसिल से उधर मार्क कर लिए। फिर इसी तरह मैं वो पहले जो कंफर्म थे कि मुझे आते ही आते हैं वो मैंने ऑलमोस्ट अटेम्प्ट किए। उसके बाद जो जिन पे मुझे कुछ डाउट था कि यार ये इसमें ये या ये वाला ए और बी दो ऑप्शन से, तो मैंने फिर उनको अटेम्प्ट किया। उसके बाद जाके ऐसे एमसीक्यू मतलब 10 ऑलमोस्ट उसमें ऐसे थे जो मुझे उस पर बहुत ज्यादा डाउट था कि यार ये कौन सा ऑप्शन हो सकता है। उसके बाद मैंने उनको रखा, तो तो हार्डली मुझे इस तो पे 10 में कैसे तुक्का मारा, क्या किया? दिन का डाउट बस उस वगैरह होता है, उसके लिए क्या करते हो? उसके लिए बस रिमाइंड करते हैं कि क्या था क्या नहीं, नहीं कुछ नहीं, स्ट्रेटेजी उसमें से मैं आप ये सजेस्ट उसमें ये एक करना फार्मूला चाह रहा लगा था कि, सकते हैं। हाँ सॉरी, आप उसमें से वो एक फार्मूला उसमें आप लगा सकते हैं कि आप उसमें से वो निकालते जाए कि आपको लगता है कि ये बिल्कुल नहीं हो सकता, मिसाल के ए बिल्कुल बी मैं सी, यही आपको पूछना लगता चाह है कि रहा था। सी सी नहीं हो सकता, तो आप उसको उसमें से निकाल देंगे। हम्म। दो रह गए, तो आप इस तरह निकालते जाते हैं, तो आपको जो लास्ट में बच जाता है तो आप उसको कलमा शहादत पढ़ के उस पर लगा देते मैं हैं। वही आपसे पूछना चाह रहा था कि अगर, और दोस्तों को यही कहना चाह रहा था कि पहले जो तकरीबन इम्पॉसिबल है वो तो निकाल दीजिए, आपके चांसेस फिर बढ़ जाते हैं। टोटल 4 होते हैं कि 5 होते हैं ये लॉग एड के अंदर ऑप्शंस? 4 अच्छा, होते हैं। जो आंसर की होती है उसमें 5 उन्होंने दिए होते हैं, ए बी सी डी ई, हाँ, लेकिन वो जो बुकलेट होता है उसमें 4 होते हैं।
4 होते हैं ना, 4 हाँ ऑप्शन, हाँ, बीच में हाँ। चार ऑप्शंस वगैरह हैं। वो पता नहीं क्यों उन्होंने उनको भी फिर चाहे वो उसके अंदर 4 ही लिखने चाहिए, कोई बंदा गलती से उसके अंदर कर दे। बट बी एज इट में, अब कोई और चीज आप दोस्तों को एडवाइस वगैरह करना चाहोगे इनको, कैसे तैयारी करें, क्या करें? मैं नींद अपने पूरी ये करें, सारी रात लगाएं, क्या करें, किस तरीके से पैनिक करें, कॉन्फिडेंस के साथ जाएं, कैसे करें? नहीं, पैनिक करने की तो इसमें कोई जरूरत नहीं है। एट द एंड ये टेस्ट ही है ऐसा। आपने देखे कि मेरा पास तीन करना है साल और वगैरह। पाँच हाँ 3 साल और 5 साल लगा के इतनी लंबी डिग्री आपने क्लियर कर ली, तो ये एक 100 मार्क का टेस्ट ही है। इसमें कोशिश करें कि जिन्होंने फ्यूचर में देना है और जो अभी जिनके थोड़े दिन रह गए हैं, वो कोशिश करें कि डायरेक्ट अभी से, जो यूनिवर्सिटी में भी हैं ये स्टूडेंट्स, अभी बेर से एक्ट वो क्या हैबिट चीज बना होती लेंगे। है यार? अगर स्कूल ही नहीं, कभी कॉलेज ही नहीं, कभी लॉ स्कूल गए, तो ये बेर एक्ट क्या चीज होती है यार? ये भी बताते बस जाओ। फिर उनको उनको हम अभी नहीं बताते ना। उनके लिए नहीं हम नहीं, इसी पे हटी रहने देते हैं। नहीं नहीं, बिकॉज ऐसे भी दोस्त हैं कि वो उन्होंने मेरे से पूछा कि भाई बेर एक्ट क्या होता है। मैंने कहा जी, नेरा एक्ट जो ये सवाल नेरा मुझे करना। सुनने को मिला है। हाँ, हाँ। ये सवाल मुझे सुनने को मिला है काफी, कि बेर एक्ट क्या होता है और ये कमेंट्री क्या होती है, ये इसमें और ये क्यों कौन सी डाल दिया कहाँ से मिलती है? हाँ हाँ। इन्होंने। चलो तो चलो इसमें भी। आप बेर एक्ट्स पढ़ें डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ, बजाय इसके कि आप एट द एंड कोई गाइड पकड़ लें जिसमें सिर्फ रैंडमली एमसीक्यू डाले होते हैं, तो उसका ऐसे कोई फायदा नहीं है जब तक आपने बेर एक्ट नहीं पढ़ा होगा। रोज थोड़ी थोड़ा पढ़ ले, पैनिक करने से तो एट द एंड कुछ नहीं होगा। और ये टेस्ट ही है नॉर्मल सा, कोई इसमें कुछ नहीं रॉकेट साइंस है नहीं। ये मैडम पूछ रहे हैं कि ये वकार मालिक साहब, लेड पेंसिल तो अलाउड नहीं है, स्लिप पे लिखा है, क्या मतलब? इस कैसे बढ़ते हैं, पेन से बढ़ते हैं? मैंने नहीं दिया वो तो लॉग एट वगैरह लेड पेंसिल, उसमें लेड पेंसिल अलाउ है, आप रख सकते हैं, ऐसा जो उसमें नहीं है। मोबाइल फोन उसमें आप नहीं ले जा सकते, बाकी अपनी स्टेशनरी वगैरह जो नॉर्मल है वो आप लेके जा सकते हैं। नहीं, अटेम्प्ट पेंसिल से आपने बढ़ना पेन होता से है, करना है। पेन से करना अटेम्प्ट है। आपने, जी जी, अटेम्प्ट आपने ब्लैक या ब्लू उसको बॉल पॉइंट जो होता है उससे बॉल करना पॉइंट है। से करते हैं, आप अच्छा। अपने बुकलेट जो है, बुकलेट आपका जो होता हाँ, है उस पे आप पेंसिल से आप मार्क कर सकते हैं, वो इसीलिए आपको दी जाती है। उसमें लास्ट पे आपको ब्लैंक पेजेस भी दिए होते हैं कि अगर कोई आपने कुछ चीज लिखनी है तो वो आप लिख सकते हैं। जो आंसर शीट है जो उसकी, उस पे आपने लेड ब्लैक या ब्लू बॉल पॉइंट से अटेम्प्ट करना ये होता है। कहाँ पे हुआ है वैसे, बाय द वे? आपका सेंटर कहाँ पे था? मेरा सेंटर मेरी यूनिवर्सिटी थी। अच्छा, और उसके अंदर क्या तरीका वगैरह होता है वैसे? क्या इसको कितने अरसा पहले जाना होता है, कि बड़ा हॉल होता है, क्या होता है वगैरह? दोस्तों को कम से कम बता देंगे माहौल इसमें कैसा होता है क्या, और सेशन कतार में होते हैं, लगना पड़ता है टाइम पे, कितने टाइम पहले जाना पड़ता है? इसमें सेशंस होते हैं, एक मॉर्निंग सेशन होता है और एक इवनिंग सेशन होता है। जो उसमें ऑलरेडी वो लिस्ट वगैरह लगा देते हैं यूनिवर्सिटी में, या जो भी आपका टेस्ट सेंटर होगा उसमें लिस्ट वगैरह लग जाती हैं, आपको ईमेल आ जाती है, आपका रोल नंबर वगैरह स्लिप उस पर होता है। तो आप टाइमली उधर चले जाएं, 30 मिनट्स बिफोर अगर आप उधर पहुंच जाएं तो आप अपना वो देख के रोल नंबर और इजीली आप अपने रूम में जाके बैठ सकते हैं। हम्म, उसमें कोई ऐसा जितनी प्रॉब्लम नहीं होती। अब और कोई चीज अगर आप ऐड करना चाहो या दोस्तों को कोई गाइड करना चाहो? बस दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है कि यार मेहनत करें, पढ़ें, ठीक है, बजाय इसके कि आप अकेडमियों में जाके टाइम लगाएं और लोगों को जो है ना वो खाम खा के पैसे दें। खुद पढ़ें, रोज कुछ ना कुछ पढ़ें, ठीक है, और बस मेहनत करें, मेरा ये है, यार क्योंकि ये बहुत टफ फील्ड है। अगर आप इसमें आ रहे हैं तो एलएलबी करना तो बहुत इजी है, आप कर लेते हैं, लेकिन आगे यूनिफॉर्म पहन के इसकी डिग्निटी को आपने जब वो लेके चलना है तो वो एक बहुत मुश्किल जॉब है। तो उसके लिए खुद को अभी से प्रिपेयर करें। यार वकार मलिक साहब पूछ रहे हैं ये कि क्रिमिनल लॉ का कैसे तैयारी करें, पीपीसी सीआरपीसी से सेक्शंस पूछे जाते हैं, उसमें पनिशमेंट वगैरह, या फिर कंसेप्चुअल तैयारी की जाए? काइंडली गाइड कीजिएगा कि मेजर पोर्शन कौन सा है जिसकी प्रिपेयर वगैरह की जाए। सीआरपीसी पीपीसी का ही वो पूछ रहे इसमें हैं दोबारा। पीपीसी में जो मेजर पोर्शन है उसका, जो मर्डर से चैप्टर जो 16 है और 17 है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से इस बार आया था, काफी पोर्शन आया था। सेक्शंस या वो पनिशमेंट वाले नहीं पूछता इतना, क्योंकि हर ऑफेंस की पनिशमेंट याद रखना वो मुश्किल काम है। तो ज्यादा वो कंसेप्चुअल ही रहते हैं। उसमें जैसे दियत का मिसाल के तौर पे है, दियत की वैल्यू पूछ ली उसने, इस तरह की चीजें जो कंपाउंडेबल या नॉन कंपाउंडेबल इसके बारे में वो पूछ लेगा, बेल या नॉन। ज्यादा इसमें जो सेक्शन 4 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डेफिनेशन क्लॉज है इसकी वो खासी इंपॉर्टेंट है। उसमें से भी तकरीबन 3-4 एमसीक्यूज वो बना लेगा। इस तरह आप कंसेप्ट जो है ना वो उसमें क्लियर करें। सीआरपीसी में ज्यादा जो प्रोसीजरल चीजें हैं वो आप देखें,
कि FIR के जो सेक्शन है, इन्वेस्टिगेशन के जो सेक्शन है, आप वो देख लें, ठीक है। उसमें जो मजिस्ट्रेट से उसके 190 है वो देख लें, सेक्शन 200 है जो प्राइवेट कंप्लेंट से रिलेटेड, बेल के सेक्शन है 496 से आगे ऑनवर्ड 497 या 502 या 3 तक जाते हैं। इस तरह के जो सेक्शंस हैं जो डेली प्रैक्टिस का हिस्सा है, वो अगर आप देखें तो उसमें काफी फायदा होगा उसमें से, क्योंकि वो मेजर पोर्शन ज्यादा उसी में से दे रहा है। कंसेप्चुअल पेपर आज ज्यादा वो आ रहा है, उसमें रुझान देखने को मिल रहा है। हाँ, वो हमने आगे पीछे पढ़ के उनको कहा था कि जी रट्टे वगैरह आप लड़कों को क्यों उस चीज पे खराब वगैरह करते हैं, तो वो उनका भी HEC का भी रिसेंटली यही, इस साल मैं नहीं कह सकता लेकिन पिछली दफा जब डिटेल में बात हुई थी उनका भी ट्रेंड वगैरह ज्यादातर इस साइड पे जा रहा है। वैसे आपसे मैं जनरली पूछ रहा हूँ, इंटरनेशनल लॉ होना चाहिए इसके अंदर कि नहीं आपके ख्याल में? हमें क्या जरूरत, आप अमेरिका के लिए ये तैयारी कर रहे हैं, आपको जो हम लाइसेंस वगैरह दे रहे हैं ये सारे का सारा? इंटरनेशनल लॉ की ऐसे आई डोंट थिंक सो कि इसकी कोई जरूरत है, हाँ, क्योंकि पाकिस्तान में ठीक है, अगर डालना ही है तो बहुत माइनर सा पोर्शन कोई डाल दें, ठीक 5 है, नंबर इंट्रोडक्टरी दिए तो कोई। हुए, लेकिन आई हाँ थॉट कि हाँ। इवन व्हाट्स द अब पॉइंट ऑफ दैट, वो आपका उससे ज्यादा बेहतर आपका समरी हाँ। ट्रायल फौजदारी के अंदर अगर आपका डाला होता, जो आपकी वकालत के अंदर आपको इस्तेमाल चीज होती है, वो आपसे दोबारा पढ़ाना ज्यादा बेहतर होता, ना कि गोरे की वो किताब। खैर पिछली दफा आप तो लकी हो, आपसे पहले तो पूरी किताब मेरे ख्याल में मार्टिन डिक्सन लिख दी थी या कोई इस तरीके से, जो किताब बिल्कुल सर, पाकिस्तान में और वो बुक अवेलेबल ही नहीं। और वो अवेलेबल भी नहीं थी, बिल्कुल। तो चलो वो आहिस्ता बुक आहिस्ता अवेलेबल भी HEC नहीं। ये बेहतर किया जा रहा है। अब मैं तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर कोई क्वेश्चन करना चाहता है तो अपना ये अनम्यूट करके एक बारी बारी क्वेश्चन कर लें हुमायूं साहब से। He's giving us a lot of time and very good advice. दोस्तों की कोई क्वेश्चंस वगैरह? दोस्त हैं तो माशाल्लाह काफी यार तुम्हारे जी में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद इरफान शेख, गिलानी इलाका मुल्तान। माशाल्लाह सर, किस पूछिए इरफान साहब। आई हैव क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? आवाज आ जी रही जी सर? जी 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 इरफान साहब पूछिए ना जी। अच्छा सर, ये QS तो थोड़ा सा लेंथी है, और और सर QS से थोड़ा लेंथी है, और हमारे इस टाइम लेक्चर्स भी हो रहे हैं, और मैं सेकंड टाइम जॉब भी करता हूँ, तो QS को कवर करने के लिए कई कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स तो बता दीजिए सर। QSO की मैंने ऑलरेडी जिस तरह अभी बताए भी थे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, जैसे उसमें डेफिनेशन क्लॉज का आर्टिकल है, ठीक है, आर्टिकल 3 और आर्टिकल 17, ठीक है, वो इसमें इम्पोर्टेंट, अगर आप लिखते जाएं साथ साथ। उसके बाद आगे चलें तो आर्टिकल उसमें 22 आइडेंटिफिकेशन परेड, इस वो इम्पोर्टेंट है। 24 आर्टिकल है प्ली ऑफ एलिबाई, उस वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आगे आर्टिकल जो कन्फेशन और एडमिशन से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं, वो उसमें आप देख लें, इम्पोर्टेंट वो है। 46 आर्टिकल डाइंग डिक्लेरेशन, और वो इसमें इम्पोर्टेंट है। देन आगे आप मूव करें तो जो क्रॉस एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो या एग्जामिनेशन इन चीफ से मुतालिक जो आर्टिकल्स हैं, वो उसमें इम्पोर्टेंट है। और जो लास्ट उसका है वो एडमिसिबिलिटी ऑफ मॉडर्न एविडेंस बाय मॉडर्न डिवाइसेस, आर्टिकल आई थिंक 164 है, वो उसमें इम्पोर्टेंट है। तो ये जो बीच बीच में बहुत ज़्यादा ऐसे आर्टिकल्स हैं जिनका ताल्लुक डायरेक्ट प्रैक्टिस से, डेली प्रैक्टिस से, वो अगर आप देख लें तो उसमें आप 10 to 15 मार्क्स जो है ना, वो इजीली आप उसमें ले सकते हैं, अगर आप ये सिर्फ ये वाले आर्टिकल भी अगर आप इनको अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे। और कोई क्वेश्चन दोस्त के किसी का? So, Assalamu alaikum. Am I audible? जी जी वकार साहब पूछिए। So, my name is from Janila College, Bahauddin Zakriya University, Multan. So, मेरा क्वेश्चन मेनली ये है कि एक तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के बारे में जो हमें केस लॉज दिए गए हैं, अब उसमें एक दो केसेस हैं जिनमें कुछ थ्योरीज के बारे में बताया गया है, केल्सन थ्योरी, या जो हमारे पास और भी डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी, एंड उसके अलावा जो हमारे पास और भी कॉन्स्टिट्यूशनल जो रूल सेट किए गए हैं उस जजमेंट में, क्या उनको भी पढ़ने की जरूरत है हमें? और सेकेंडली ये कि जो हमारा जूरिस्प्रूडेंस है उसमें, क्योंकि मोस्टली अब पूरी पूरी बुक्स उठा के दे दी गई हैं, तो उसमें हमें क्या मेजर पोर्शन मिसाल के तौर पे कोई इंपॉर्टेंट उसके टॉपिक्स कर लेने चाहिए, बिकॉज वी हैव वेरी शॉर्ट टाइम, टेस्ट क्योंकि सर पर है। तो जूरिस्प्रूडेंस के हवाले से बता दें कि मेजर पोर्शन में कौन कौन से टॉपिक्स तैयार कर लिए जाएं फॉर इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस एंड फॉर इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस, लाइक इफ वी जस्ट गो फॉर द सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ, क्या इजमा, या हमें पूरा पूरा थॉरली उसको कुछ पढ़ना पड़ेगा? एंड सर लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अगेन वो QSO वाली बात है, तो QSO का जो टिप्स भाई ने बताई है, अगर दोबारा बता दें तो थैंक यू सो मच। ये वैसे मैं रिकॉर्ड करके सारा वीडियो अपलोड भी कर दूंगा, बाय द वे ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। बट हमारे साहब बारी बारी मल्टीपल अच्छा, क्वेश्चंस पूछ लिए हम, A B C D E, तो आप बताइए।
अच्छा, इस पे जो क्वेश्चन था जुरिस्प्रूडेंस से मतलब, तो इसमें दो पोर्शन है, इंग्लिश मॉडर्न जुरिस्प्रूडेंस या इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस। तो इसमें मैंने वो पहले भी बताया कि अगर आप अपनी बुक्स जो भी आप, हमें तो ये रिकमेंड की गई है, तो आप अगर ये बुक आपके पास अवेलेबल है तो आप इसके हर चैप्टर के स्टार्ट में जो डेफिनेशंस वगैरह इंपॉर्टेंट वो देखें, और अगर उसकी एग्जांपल्स वगैरह हैं या कोई सोर्सेज हैं या किसी चीज़ की कोई टाइप्स बता रहे हैं आगे, तो वो अगर आप उनके नेम्स भी अगर वो देख लेंगे एक दो बार, तो वो उसमें इंपॉर्टेंट ठीक है, मोर देन इनफ हो जाएगा, बजाय इसके कि आप उसको डिटेल में जाके पढ़ें। इसी तरह मॉडर्न जूरिस्प्रूडेंस है, तो वो उसमें भी आप ही स्ट्रेटेजी अपनाएंगे, क्योंकि आप डिटेल में इसको अभी नहीं पढ़ सकते, क्योंकि ये बुक काफ़ी लेंथी है और काफ़ी ये मुश्किल भी है, इसको कवर नहीं किया जा सकता 1 मंथ या 2 मंथ के टाइम में। ठीक है, उसके अलावा अगर आपने अपनी ड्यूरिंग द स्टडीज यूनिवर्सिटी टाइम या कॉलेज लाइफ में अगर आपने कोई नोट्स वगैरह बनाए हैं, तो आप उनको भी अगर रिवाइज कर लें, क्योंकि आपने ये थ्योरीज वगैरह और ये चीज़ें आपने ऑलरेडी पढ़ी होंगी, तो अगर नोट्स से भी अगर आपने कोई बनाए हुए तो कंसल्ट करेंगे, तो वो भी उसमें काफ़ी उसको फ़ायदा हो जाएगा। क्योंकि एट दी एंड 5 मार्क्स हैं, तो उसके लिए अब इतनी बड़ी बुक तो कवर नहीं की जा सकती, मैंने भी कवर नहीं की। मैंने जस्ट हर चैप्टर के शुरू में जो चीज़ें थी, डेफिनेशंस और टाइप्स वगैरह इस तरह की, वो चीज़ें मैंने देख ली। बाकी जो लेक्चर्स वगैरह यूनिवर्सिटी में होते रहते थे, वो चीज़ें कुछ ना कुछ माइंड में थी, तो बस उसी से जो है ना वो अटेम्प्ट किया इसको। और बाकी वो जो QSO से मतलब आर्टिकल थे, वो मेरा ख्याल है रिकॉर्ड हो चुके हैं, अगर सर कहते हैं तो मैं दोबारा रिपीट भी कर देता हूँ। रिपीट कर दीजिए एक दफा दोस्त, पेन हाँ, उसमें आर्टिकल जो उसका डेफिनेशन क्लॉज है या वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आर्टिकल 3 to 17, उसमें 3 और 17 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो उसमें प्रिविलेज कम्युनिकेशन से मुतलिक जो 3-4 आर्टिकल्स हैं, आई थिंक 9, 10, 11 और 12 या 8, 9, 10, 11 इस तरह, वो उसमें इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आगे चलेंगे तो उसमें आर्टिकल 22, देन 24, और उसके बाद आगे चल के कन्फेशन और एडमिशन से मुतलिक जो आर्टिकल्स हैं वो इम्पोर्टेंट है, वो मार्क कर लें, वो उनको स्टडी करें। देन आर्टिकल 46 वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आगे चल के आता है एक्सपर्ट ओपिनियन से मुतल्लिक, आर्टिकल नंबर मुझे अभी भूल रहे हैं, आई थिंक 59 है शायद, वो उसमें देख लें। देन आगे चल के जो उसके मुतल्लिक एविडेंस से मुतल्लिक जो है, एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन, वो वाले इसमें देख लें। और डॉक्यूमेंट्स से मुतल्लिक 3-4 आर्टिकल्स हैं, ओल्ड डॉक्यूमेंट्स, उसके मुतल्लिक वो देख लें। देन जो लास्ट आर्टिकल है उसमें एविडेंस बाय मॉडर्न डिवाइसेस, आर्टिकल 164, वो उसमें इंपॉर्टेंट है, वो उसमें देख लें। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देख लें, इसमें से आप 15 मार्क्स जो है ना वो आराम से ले सकते हैं। इसी में से ज़्यादा वो रिपीटेड क्वेश्चंस भी आएंगे इंशाल्लाह। तो थैंक यू सो मच सर। मेरा वो एक क्वेश्चन रह गया कि जो केस लॉज हमें दिए गए उनमें जो थ्योरीज के बारे में डिस्कशन, फॉर एग्जांपल केल्सन थ्योरी और इस तरीके से डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी, इससे भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, या सिर्फ जनरली अगर हम उसकी एक समरी जो तैयार कर लें तो मतलब क्या, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में उसके बारे में सिर्फ बता दी गया है कि ये केस के इफेक्ट्स है और इसी हवाले से जो डीलिंग्स हुई है उसमें और ये कोर्ट ने रूलिंग दी है, तो क्या उन रूलिंग्स के बारे में भी पढ़ा जाए या सिर्फ एक समरी ब्रीफ हम अगर उसको तैयार कर लें? अगर आप इसमें डिटेल में केसेस को पढ़ेंगे तो वो सर ने अपने वेबसाइट पे शेयर भी किए हुए हैं। वो जो पढ़ा 8 नहीं जा केसेस हैं सकता उनकी समरी, वो ऑलमोस्ट 2 to 3,000 वो पेजेस हैं, वो कवर करना इस टाइम में बहुत मुश्किल है। तो उसमें ये बुक जो मैंने ऑलरेडी दिखाई भी है, ये हामिद खान साहब की है, इसमें भी कुछ केसेस की समरी है। इसके अलावा कोई अगर आपको नेट पे कोई अवेलेबल है, कोई इस तरह की कोई गाइड सर वगैरह, सर उमर की जो लॉ गैट वाली गाइड है वो भी अच्छी है, उन्होंने 10 सफ़ों के अंदर ये सारे की सारी चीज कर दी हुई है, ब्रीफ्स वगैरह इसके बना के। और मेरे अपने नोट्स मैंने काफी डिटेल के अंदर इसके ऊपर लेक्चर वगैरह दिया हुआ, और इसके ऊपर एक टेबल भी बना के अपलोड किया हुआ। आप तमाम दोस्त अगर आप देख लें तो आई थिंक यू शुड फाइंड इट। हाँ, आपका जो सवाल है कि स्पेसिफिकली थ्योरी के अंदर जाना है, समझना है लॉ ऑफ नेसेसिटी, केल्सन, ये वो सारे का सारा, आई डोंट थिंक दैट विल बी रिक्वायर्ड। उससे ज्यादा जरूरी वो जनरल, उसकी जनरल बात क्या थी, कौन था उस टाइम के ऊपर। खैर ये भी पूछा जा सकता है कि याहिया खान के खिलाफ कौन सी जजमेंट आई, और ये वो सारी की सारी चीज, वो इस तरीके की चीजें वगैरह हो सकती है। आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू इतनी ज्यादा डेप्थ के अंदर जाके आपसे नहीं एक्सपेक्ट करते वो याद करना। उसमें जो मुझे जो याद आ रहा है, जो इस बार के जो MCQs थे उसमें जो उन्होंने पूछा था, एक MCQ थ्योरी से रिलेटेड था, एक उसमें उन्होंने जो सिटिंग बेंच था उसमें उन्होंने पूछा था कि कौन कौन से जजेस थे। उसमें से उन्होंने 3-4 नाम डाल के बताया था कि इसमें से कौन सा जज किस बेंच में वो बैठा था, इस तरह का। और जो उस जजमेंट की साइटेशन है
वो भी आपने याद रखनी है कि क्या साइटेशन है, किस केस के रिलेटेड, अच्छा इस तरह साइटेशन के वो पूछते क्वेश्चन हैं, ज्यादा साइटेशन पूछी है, पूछ सकते हैं। आई थिंक मैं किसी पूछी है, किसी ने मुझे बताया था कि किसी टाइम पे लास्ट या किसी पिछले पेपर में उसने पूछी थी यार देखो साइटेशन। उसके अंदर ना आपको कम से कम साइटेशन अगर याद भी नहीं हो, आपको कम से कम ये पता होना चाहिए किस ऑर्डर में ये जजमेंट्स आई हैं, कौन से सालों में अंदाजन वगैरह और कौन जज साहबान वगैरह थे। तो थोड़ा सा अगर आप करोगे वो टेबल वगैरह बना के हमने इसके ऊपर शेयर किया हुआ। और किसी दोस्त के कोई क्वेश्चंस प्लीज बताइए। अस्सलाम वालेकुम। यार बात वालेकुम। सर जो हमायूं भाई बता रहे थे सर, खैर लॉ गाइड के हवाले से जो भी क्वेश्चन थे वो क्लियर हो गए। सर मेरा सवाल, एक तो सवाल है सर वो आपसे, अगर आप अलाउ करें तो सर, खैर वो लॉ गाइड के रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन बीइंग एन एडवोकेट फ्यूचर के रिलेटेड अगर आप अलाउ करें तो पूछ लूं। जी पूछ लीजिए प्लीज। अच्छा सर, मैंने जो लॉ किया ना सर, मैंने सरगोदा यूनिवर्सिटी से किया हुआ है। अब सर मैं देखता हूँ अक्सर स्टूडेंट सर ऐसे होते हैं सर जिन्होंने बरतानिया से 12 लाख किया हुआ है, या सर वो बरतानिया से लॉ की डिग्री हासिल कर रहे हैं। तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहता कि देखिए सर, फ्यूचर में क्या उनके साथ सर हम लोग कम्पीट कर सकते हैं? क्योंकि सर मैं जो है ना, खैर आपके सवाल का जवाब मैं ये दे देता हूँ। पाकिस्तान के अंदर बैठ के भी एक्सटर्नल डिग्री आजकल ऑफर की जा रही है, जो बरतानिया की डिग्री वगैरह यहाँ पे कह के, मेरे ख्याल में वो बैन होनी चाहिए। मेरी खुद डिग्रियां पाकिस्तान से बाहर की हैं। ऑक्सफोर्ड से मैंने लॉ किया है और बार मैंने लिंकन से किया हुआ, और मैं वापस आया और मैं आपको खुद कह रहा हूँ कि बाहर वाले आर एट ए डिसएडवांटेज। आपकी सिचुएशन, अगर आपने लोकल एलएलबी की है, आपकी बहुत बेहतर है। आपने सीपीसी, सीआरपीसी, पीपीसी पढ़ी हुई है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पढ़ा हुआ है। मैंने ऐसे ऐसे बैरिस्टर्स देखे हैं यहाँ पे जिनको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट उन्होंने जिंदगी में नहीं पढ़ा हुआ, तो सादा सादा करोड़ों रुपए के उनको सूट ड्राफ्ट करने नहीं आते, हार जाते हैं लाखों रुपए फीस वगैरह लेके। तो अगर आपको हाँ आपकी अंग्रेजी कमजोर होगी बाहर वाले बैरिस्टर से, आपका उसको शायद ज्यादा किताबें और ज्यादा बेहतर उसने किताबें पढ़ी होंगी, ज्यादा तह में जाके उसको करने की, मेहनत करने की शायद थोड़ी सी ज्यादा आदत वगैरह हो, उसको रगड़ा ज्यादा मिला हो, लेकिन नॉलेज की जो बेस है आप उनसे मीलों आगे हो। मैं अपने दफ्तर के अंदर बैरिस्टर्स को नहीं रखता, मैं अपने खुद बैरिस्टर हूं मैं। और मैं अगर अच्छा वकील बना हूं तो मैं इसलिए बना हूं कि मैंने लाहौर सिविल कोर्ट के अंदर फट्टे से वकालत की है। सीपीसी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट मैंने अब मेरे हाथ से गुजरा हुआ है। दिन में मैंने 18 मुकदमे किए हैं। इसलिए मैं अच्छा वकील हूँ, नॉट बिकॉज कि मैंने ऑक्सफोर्ड में, मैं बड़ी तोप चीज हूँ, बीच में मैंने बड़ी सारी दुनिया से डिग्रियां इकट्ठी की हैं, मगर वो मैं अच्छा वकील ना होता, बर्गर वकील होता, अगर मैंने सिर्फ पुरानी बाहर वाली डिग्री की होता। बाहर वाली डिग्री की जो खाल, मैं फॉर एग्जांपल दे देता हूँ, मेरे साथ 12 बैरिस्टर्स पाकिस्तान से थे, करके वापस आए, जिनमें से 7 वकालत छोड़ चुके हुए, उनसे ये चीज मैनेज हुई ही नहीं। तो ये एहसास कमतरी वगैरह, अगर आपका या कोई आपका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस वगैरह या कोई चीज अगर आप फील करते कि वो बड़ी तोप है, अल्लाह आप 2 मिनट में चित कर दोगे उनको। और बड़े बड़े पीएचडी डॉक्टर्स को मैंने चित किया हुआ, क्योंकि मैंने सिविल कोर्ट के अंदर काम किया हुआ है। सो प्लीज बी क्लियर अबाउट दैट। ये जो डिग्रियां वगैरह आप जिनको कह रहे हो ना, मैं तो अपने दफ्तर में ना उनको रखूं ज्यादातर को, उनको आता ही नहीं है, काम ही नहीं आता, वो शहजादे होते हैं और नीचे वाला रगड़ा भी नहीं इनको खाना आता। थैंक यू सर। अच्छा सर, मेरे दूसरा सवाल भी अगर आप वो अलाउ करें। हाँ यार, अगर एक सेकंड, अगर किसी दोस्त का टॉपिक पे क्वेश्चन, हाँ बोलो, पूछ लो। गेस्ट हमारा हुमायूं है यार, तुम सारे सवाल मेरे से कर ही जा रहे हो। चलो नहीं, असल में सर वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन सर जिस तरह आप सुप्रीम कोर्ट के वकील है, तो मैं नहीं समझता कि ना मे भी इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे दोबारा अवेल हो सके कि जो है ना मैंने आपसे इसका फ्रीली डिस्कस कर मैं सकूं। हर वक्त तो इसलिए अवेलेबल मैं होता हूँ भाई। अच्छा चलो अब पूछो ना, सवाल पूछो, तब मस्का बाद में लगाना। अच्छा सर, अब सर जब मैं ये लॉ कंप्लीट किया ना, तो सर मैं जब कोर्स में मैंने ये देखा कि सर अब अक्सर वकील कहते हैं कि जो है ना आपकी पब्लिक रिलेशन आपका बेहतर होना चाहिए, लेकिन सर अब मैं ये देखता हूँ कि सर हमारा तो खैर जो है ना 15-20 दोस्त सर उनके साथ ही लिंक है। अब सर फिर ये पब्लिक रिलेशन सर, ये मैं सोच रहा था कि जो है ना क्या फ्यूचर में जाके हमारा भी पब्लिक रिलेशन इतना बढ़ सकता है? भाई बहुत ज्यादा जरूरी है पब्लिक रिलेशनिंग। जेड़ा बंदा वकालत दफ्तर के अंदर काम करके घर में जाके बिस्तर में सो गया, तो उसको किसी को तो नहीं पता चलना ना कि यार फलां जगह पे वकील पहुंचा हुआ है और उसको मैंने ये केसेस देने। नजर आओगे बतौर वकील, अगर नजर आओगे लोगों के सामने, फेसबुक के ऊपर बोंगियां ना मारो, अपने मुकदमों और कानून के बारे में बात करो।
बार रूम के अंदर और लोगों के अंदर सोशल महफिलों के अंदर अपने कवानीन के या लीगल नुक्तों पे बात करो, और इस तरीके से मार्केट बंदे को अपने आप को, आपको इश्तिहार देने की इजाजत नहीं है, लेकिन आपको, आप जब तक अपने आप को मार्केट नहीं करोगे, अपना हल्का बड़ा नहीं करोगे, आपको काम नहीं आएगा। वकालत सीधी सीधी चीज ये है, वो बड़ा बड़ा वकील है जिसके पास ज्यादा काम आता है। वो ज्यादा काम किस तरीके से आता है, और कई मैंने बंदे ऐसे देखे जो वकील इतने अच्छे नहीं है लेकिन उनको वो काम हासिल करने का गुर आता है। वो सोशली लोगों के सामने नजर आते हैं। कई दोस्त होते हैं प्रेस रिलीजेस बना के अखबार के अंदर उनका नाम आ जाता है कि जी ये मुकदमा कर दिया। मुकदमा तो वेला सा होगा वगैरह, उसके अंदर वो भी होगा और 15 और बंदे भी होंगे, मगर उसके नाम से खबर लग गई तो सारे अखबार वाले लोग देख के आके कहते हैं कि यार ये वाला बड़ा वकील है, इसके पास कर लो। और हाँ, कई बंदे इस तरीके से भी अपने आप को वकालत अपनी बढ़ाते हैं कि जी वो माहिर कानून आपको नजर आ रहे होते हैं, बतौर नीचे लिखा होता है टीवी के ऊपर, और अपने आप को वहां पे कर रहे होते हैं प्रोफाइल। मुख्तलिफ तरीके, आर्टिकल लिख दो किसी चीज के ऊपर, अगर ये करके गप्पे मारने की जगह या वैसे करने के लिए आर्टिकल लिख दो। एक चीज ऑन गोइंग है जहां से आपको टैक्स के एक नुक्ते के ऊपर आपने आर्टिकल करके बिजनेस रिकॉर्डर में छप गया या डॉन में छप गया, किसी बड़े सेठ ने या किसी ने पढ़ा हुआ है, मेरी तो इससे पैसे बच सकते हैं इस तरीके से, ये किसने लिखा हुआ है, इसका पता करो, इसको उससे जाके कांटेक्ट कर लो। तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू मार्केट। और करके आप, आई एम वेरी वेरी लकी कि मैं तीसरी पुश्त वकील हूँ। अब्बा जी के उसको कहते हैं कि चलता चलता हुआ मुझे चेंबर मिला है, मुझे तो पक्की पकाई खीर मिल गई है। आपके पास अगर इस तरीके से बैकिंग वगैरह नहीं है तो उससे डिस्करेज नहीं होना। बात तो सीधी सीधी ये है कि जो है सिस्टम में खराबी है, आप में कमजोरी है, उसके बावजूद रोजी रोटी कमानी है। और इसी तरीके से अपने आप को, अपने सिचुएशन आपने खुद बनानी है। किसी अगर मुझे मैं तो कोशिश करूंगा कि मैं आपसे काम छीनूं और मेरे पास आए, मैं ताकि कमाई करूं और अपने बच्चों के पास जाए। आपको एक भूखे अंदाज के अंदर, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे रियल लाइफ के अंदर यही सिलसिला होता है। जब आप स्टूडेंट होते हैं तो यू आर वेरी वेरी प्रोटेक्टेड, पर जब आप यहाँ पे मार्केट के अंदर आते हो, आपकी कोशिश होनी चाहिए कि काम आपको मिले। जिन लोगों को आप नापसंदीदा अपने बतौर दोस्त या अपने कॉलेज में कहते हो कि यार हर हर वक्त ही लगा रहता है, उस्ताद की टीसी करता रहता है, ये करता रहता है, वो अच्छे वकील इसलिए आगे जाके बनते हैं कि रियल लाइफ के अंदर काम हासिल करने के लिए भी ये गुर होने चाहिए। यू हैव टू बी भूखा इस तरीके से आगे जाने के लिए। समटाइम्स मैं शहजादा हूँ एक अंदाज के अंदर, क्योंकि मैं अब्बा जी मैं फिर कह रहा हूँ तीसरी पुश्त है, तो आई एम वेरी लकी। बट जिन लोगों को मैंने प्रॉस्पर करते हुए देखा है, वो इस तरीके से भूखे अंदाज के अंदर आगे लड़ते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करते हैं और इम्प्रूव करते हैं और इम्प्रूव करते हैं और इम्प्रूव करते हैं। अदरवाइज कई जो होते हैं जो, और अपने आप को अगर आप इम्प्रूव नहीं करोगे तो आप बतौर इसी तरीके से एक चिड़िया के तौर के ऊपर होगी जो कि एक कमरे में बंद है, तो खिड़की में बार बार अपना सर मारती रहती है कि वो खिड़की खुल बंद है। वो समझती है कि मैं शायद इधर से निकल जाऊं, शायद इधर से निकल जाऊं। जब तक आप अपने आप को इम्प्रूव नहीं करते और अपनी सिचुएशन अपनी बेहतर नहीं करोगे, कोई कोई बंदा आपको नहीं करेगा। सो फिर मैं थैंक यू। हुमायूं साहब के लिए सवाल किसी के हैं तो यार पूछो यार, मैं आपके लिए बाद में भी अवेलेबल हो जाऊंगा। सर आपसे ही क्वेश्चन है, वो जैसे आपने कहा कि लाइक लॉग एड जो है वो हुमायूं यार, आई एम सॉरी आपने यार। अच्छा जी मैडम, हुक्म करें। सर जैसे आपने कहा कि लास्ट ईयर के स्टूडेंट जो हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते। जी। अप्लाई अब वन ऑफ माय कलीग्स जो हैं उन्होंने अप्लाई किया है एचईसी के लिए ना, और एचईसी में उन्होंने मैसेज किया है कि फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, तो उन्हें मैसेज आया कि आपका एक्सपेक्टेड डेट रिजल्ट जो है ना वो आप लिख के आप अप्लाई कर सकते हैं। मैंने तो इस चार पर सर आप क्या कहेंगे? दो तीन चीजें, मैंने ये वाला क्वेश्चन मेरे से डायरेक्टली पूछा गया, तो मैंने पाकिस्तान बार काउंसिल में आजम नजीर तारड़ साहब से पूछा, उन्होंने कहा कि नहीं, जब तक रिजल्ट नहीं आता। हमने फॉर एग्जांपल बीजेडयू का रिजल्ट आ गया हुआ था और पंजाब यूनिवर्सिटी का नहीं आया और डिले हो रहा था। तो इस दफा लोगों के साथ, पंजाब यूनिवर्सिटी वालों के साथ ज्यादती ये हो रही थी कि बीजेडयू वाले उनके साथ जिन्होंने इम्तिहान दिए थे उनके तो हो गया, वो तो बैठ रहे हैं, बट ये नहीं हो रहा था। मगर मैंने पाकिस्तान बार काउंसिल से पूछा, उन्होंने कहा कि नहीं, जब तक रिजल्ट नहीं आता वी आर नॉट गोइंग टू गेट कि जी प्रोविजनली अलाउ कर दें। मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी की। यही चीज मैंने इनसे आई आस्क्ड पंजाब बार काउंसिल के अंदर भी, अपने जो वाइस चेयरमैन वगैरह थे उनका भी कोई रुझान उसके लिए नहीं था। और दूसरा आई आस्क्ड विद एचईसी एज वेल। इशू आपका ये आता है कि वो आपसे पूछते हैं जब आप कर रहे हैं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि आपका रिजल्ट क्या था, और उसके अंदर अगर आप गलत या झूठा भरते हैं
या अगर आप अपने आप को दिखाते हैं कि आपने इम्तिहान पास कर लिया हुआ, जब आप मेरे पास लाइसेंस के लिए आएंगे और मैं आपकी डेट्स की पड़ताल करूंगा तो वहां पे मैं आई विल नॉट गिव यू अ लाइसेंस अगर आपने झूठ बोला हुआ है, अगर आपने अपने आप को ये शो किया हुआ है। अगर आपको एजीसी अलाउ करती है प्रोविजनल रिजल्ट के ऊपर 100 बिस्मिल्लाह, बट वंस अगेन पाकिस्तान बार काउंसिल ने मुझे खुद कहा है कि नहीं, ये प्रोविजनल के ऊपर लाइसेंसेस नहीं, वो एचईसी नहीं बैठ सकते। इसमें अगर कंफ्यूजन है किसी को कुछ लिख के एचईसी, अव्वल तो एचईसी वाले जवाब ही नहीं देते हैं, वेरी सरप्राइज कि आपको कैसे दे दिया, या जिन दोस्त का आप बीच में जिक्र करें, अगर किसी ने मिस स्टेटमेंट दे के किया है तो वी विल हैव अ प्रॉब्लम जब लाइसेंस लेने के लिए हमारे पास आएगा। वी विल से कि भाई किस तरीके से ये हो गया, डिग्री से पहले किस तरीके से तुमने लॉ गेट पास कर लिया, अप्लाई कर दिया। सर सर इट वाज मी, मैंने लिखी थी मेल इनको, सॉरी मेल कहता हूँ, एचईसी ऑनलाइन टिकट सिस्टम में, बिकॉज वी आर इन 9th सेमेस्टर और अभी हमारा भी क्योंकि डिग्री कंप्लीट नहीं हुई थी, तो आई आस्क देम क्योंकि लॉग एट इट इज वैलिड फॉर 2 years। तो उनसे मैंने पूछा कि फाइनल ईयर स्टूडेंट्स ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते बिकॉज अभी हमारी डिग्री नहीं है। तो दे रिप्लाइड दैट यू यस यू कैन अप्लाई एंड यू कैन जस्ट राइट योर एक्सपेक्टेड मार्क्स, तो उसके बाद आप अप्लाई कर ये सकते हैं। कैसे और हो अभी तो सकता हमारी है? एक्सपेक्टेड मार्क्स क्या चीज होती है भाई? खुद आप अपने पास से लिख के दे देंगे एक्सपेक्टेड मार्क्स मेरे हैं। और बात ये है कि अगर मेरे पास लाइसेंस के लिए आएंगे, मैं तो कहूंगा कि ये किस तरीके से आपने लिख दिया, एक्सपेक्टेड मार्क्स की आपके पास ऑप्शन नहीं होती। आपका ये जो चीज है, वंस अगेन वी विल फॉलो व्हाटएवर पाकिस्तान बार काउंसिल हैज उसके सेड टू अलावा अस। और ये इश्तिहार के अंदर ये लिखा हुआ था कि आपने डिग्री पास की हो, उससे पहले किस तरीके से आप लॉ गेट में बैठ रहे हैं? तो फिर ठीक है, उसमें तो सेकंड ऑप्शन आ ईयर, सेकंड ईयर वाले बंदे को बैठने के लिए अलाउ कर दें 5 साल की डिग्री के अंदर, या 4th ईयर के कर लो, या 3rd ईयर में भी अगर आप लॉग एट हो, अगले 2 सालों की एक्सपेक्टेड लिख लो। सर इसमें मैं एक आई एम चीज वेरी ऐड क्लियर इन करना माय हेड। सॉरी, इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि अब तो क्योंकि टेस्ट जो है वो क्वार्टरली हो रहा है, तो इसमें ऐसे आई डोंट 3 थिंक सो कि महीने के बाद कोई जाके आप मसला जाके है। कर लो। हाँ, तो जब तक अगर आपने फर्स्ट इंटीमेशन अगर आपने बार को भेजा हुआ है तो उस टाइम में आप अपना टेस्ट दे सकते हैं। आपका वो उसी दौरान टेस्ट दे के अपना आप सेकंड इंटीमेशन भेज सकते हैं, वो उसमें ऐसा कोई इतना मसला तो नहीं होगा अभी। यार भाई पहले देखो, तो मैं था कि वो साल में 2 महीने 2 बार होता था, तो वो लोग इंतजार करते रहते थे कि अभी डेट आएगी, हमारा इंटीमेशन पीरियड मुकम्मल हो गया है, तो टेस्ट कब होगा। तो अब तो भाई मैं काफी अच्छा हो गया ये कि क्वार्टरली हो रहा है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि इस चीज के ऊपर मैंने प्रोविजनल करने के लिए खुद पाकिस्तान बार काउंसिल से कहा कि यार इन बच्चों का वक्त जाया हो रहा है, इनको प्लीज अलाउ कर दें, क्या फर्क पड़ता है। एंड में जब 6 महीने इंटीमेशन कंप्लीट हो जाएगी, उन्होंने कहा कि नहीं, जब तक डिग्री पास नहीं करेंगे, जब तक रिजल्ट रिलीज नहीं होगा, क्योंकि अब पास्ट में ये होता रहा है कि प्रोविजनल वाले लाइसेंसेस वगैरह लेके और ये इंटीमेशन वगैरह करवा के चले जाते थे और फिर बाद में उनको पता नहीं चलता था। अगर आपकी कंसर्न है, पाकिस्तान बार काउंसिल के साथ टेकअप करें। अगर मैं आपको फिर ये बता रहा हूँ कि आई फॉलो द इन मामलात में इंस्ट्रक्शंस पाकिस्तान बार काउंसिल सेट करता है, पंजाब बार काउंसिल नहीं करता। हम सिर्फ इम्प्लीमेंट करते हैं जो कि उन्होंने डिसाइड किया हुआ है। और जहां तक मेरी खबर है, और मैंने खुद जाती तौर पे पूछा, उनके कहने के मुताबिक आप डिग्री रिजल्ट आने से पहले आप अप्लाई नहीं कर सकते। सर देन व्हाट इज अबाउट द ऑप्शन दैट वी आर रिसीविंग, जब हम अप्लाई करते हैं तो उस पे लिखा हुआ आ रहा है एचईसी का अपना कि करंटली इनरोल्ड अगर एक है तो उसमें एक ऑप्शन टिक करने का आ रहा है, भाई तो उसके बारे में ये कुछ क्वेश्चन कहते जब हमारे सामने आएगा लाइसेंस वाले टाइम के ऊपर जब देखेंगे, बट वी विल फॉलो पाकिस्तान बार काउंसिल की। ये दिस इज समथिंग दैट इज अ मैटर बिटवीन एचईसी और पाकिस्तान बार काउंसिल। फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये टेस्ट पाकिस्तान बार काउंसिल करवाती है और ये सारे के सारे मामलात उनके साथ आपको टेकअप करने की जरूरत है रेलेवेंट टाइम पे। अब आपने अप्लाई कर लिया हुआ, विल सी हाउ इट गोज आगे करके जब आपके लाइसेंसेस वगैरह आएंगे उस स्टेज के ऊपर स्क्रूटनी के अंदर वी विल। अगर आपके पास लिखत पढ़त है कि आपको आप ये कह रहे हैं कि आपको एचईसी ने खुद लिख के भेजा है कि जी आप कर सकते हैं, वो आप हमारे साथ शेयर कीजिएगा। हमें तो उन्होंने कहा था कि नहीं हो सकता। अगर आपके पास लिखा हुआ तो जरूर लेके आइएगा आप अपने साथ। तो आई मीन वी विल कंसीडर इट एंड वील से कि अगर एचईसी ने कहा था पाकिस्तान बार काउंसिल इसके ऊपर एड्रेस करे, लाइसेंस देना है कि नहीं, वो डिसाइड करेंगे। और कोई क्वेश्चन हुमायूं के लिए? अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए। सारों ने तो नहीं कहीं अप्लाई किया हुआ था अपनी डिग्री से पहले ही? यार सारे ही चुप हो गए।
सन्नाटा हो गया बिल्कुल। करके भाई उसको कहते यार वील ट्राई टू, ये देखो आप भाई हो हमारे, अगर देखो आप मेरिट के ऊपर आपने प्रॉपर्ली ये किया हुआ है और अगर ये ऑप्शन आपको अवेलेबल थी, अगर उन्होंने लिख के आपको कहा हुआ है कि आप कर सकते हैं, तो 100 बिस्मिल्लाह, वील ट्राई टू, वील मेक श्योर कि आपका नुकसान वगैरह ना हो। सो इतना भी डर जाने की या वो इशू वगैरह नहीं है, बट वील ट्राई टू सॉर्ट इट आउट फॉर यू, कोशिश करते हैं हम आपके लिए। और कोशिश करो अगर 90 आ जाएगा तो फिर डेफिनेटली, अगर अगर मेरे भाई हुमायूं से ज्यादा 95 अगर आपका आ जाएगा तो 100 बिस्मिल्लाह, हम कहेंगे कि नहीं जी इसको लाइसेंस ही सीधा दे दो 6 महीने की भी कह दो। वैसे कोई होनी चाहिए इस तरह की कोई प्रोविजन। यार नहीं देखो, आप तमाम दोस्तों के लिए आई एग्री। देखो मैंने तुम लोग, बाय द वे हुमायूं तुम्हें भी और बाकी जितने टॉप 50 हैं पंजाब के अंदर, उनको लेटर्स ऑफ अप्रिसिएशन हमने लिख के अभी भेजे, आज मैं साइन करके आया हूँ। तुम लोगों को सेलिब्रेट करने की और तुम लोगों को हाई प्रोफाइल देने की हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरत है, बिकॉज यू गाइज आर एक्सीलेंट। आप हमारे बार प्रोफेशन के लिए तमगा हो, आपने आगे सही तरीके से चल के चलना है। हाँ, हम 45 वालों के लिए भी और 50 है कि पास मार्क्स 45 है उनके लिए भी लड़ते हैं, बट आप लोगों को भी प्रॉपरली, बिकॉज आई थिंक 45 की लड़ाई के अंदर हम आपको कई दफा भूल जाते हैं। और इसीलिए आज वाले फंक्शन का भी ये मसला और गुफ्तगू वगैरह का भी मकसद ये था कि आपको हम सेलिब्रेट करें, बिकॉज कोशिश तो बंदा हर, मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ इस चीज की होती है, सबसे ज्यादा मुझे कॉलें आती है यार 3 पास मार्क्स 3 अटेम्प्ट हैं कि 5 हैं, या फिर कॉल आती है कि जी पास मार्क्स 50 हैं कि 45 है, 95 का कोशिश करो यार, 100 की कोशिश करो। तो ये भी आपके सामने भी जो है हुमायूं जो बीच में बैठा हुआ है, ये क्या उसको कहते हैं आसमान से उतरी हुई तो मखलूक नहीं है, और फर्स्ट जनरेशन वकालत के अंदर है, और ये कोई टीका वगैरह लगवा के तो नहीं आया हुआ, मेहनत करता है लड़का वगैरह, तो इसलिए बीच में शाइन कर रहा है। सो मेरा ये भी लेक्चर था। हाँ हुक्म करें वकार साहब, आपने फिर हाथ खड़ा किया है। सर आई वाज जस्ट लिसनिंग टू योर कन्वर्सेशन। अब मेरे पास सर प्रॉपर सबूत है, एचईसी का ऑनलाइन टिकट सिस्टम पे मैंने ये डाला भी और उन्होंने रिप्लाई भी दिया, और आई डिडंट मार्क इट रिजॉल्व, अभी भी वो ऑनलाइन मौजूद ही है। यार तो क्वेश्चन इज वकार साहब सर। वकालत का एक गुर ये भी होता है कि आप बैल मुझे मार नहीं करते, चुप करके भी अगर रह जाते हैं कई दफा, अगर जो होते हैं और अपने आप को हाईलाइट शायद नहीं करते, आप ये जो चीज वगैरह पॉइंट आउट बार बार कर रहे हो, कि उसको कहते हैं मे बी इट्स नॉट इन योर इंटरेस्ट राइट नाउ, ये पॉइंट आउट वगैरह करने के लिए एग्जाम के ऊपर फोकस करें, देखी जाएगी। ओके सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, मैं आपको कुछ कह नहीं सकता ऑफिशियली, तो बीच में इसके अंदर कोई चीज नहीं कह सकता, मैंने तो आपको ऑफिशियल स्टांस बता दिया है, आगे देखी जाएगी किस तरीके से, बट डोंट वो जो चीजें वगैरह हैं, इफ यू आर इन द राइट, आपको उन्होंने लिख के दिया हुआ तो देखी जाएगी। आई कांट मेक अ डिसीजन राइट नाउ, आई डोंट नो लीगल एजुकेशन कमेटी में हो, और ये लीगल एजुकेशन का मामला भी नहीं है बाय द वे, ये लाइसेंसिंग का एनरोलमेंट कमेटी का मामला है, उनकी जो पॉलिसी होगी वो देखेंगे, वो आपको अलाउ करना चाहेंगे तो देखी जाएगी। और कोई क्वेश्चन? चलें, आप सर हुमायूं साहब का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, आप तमाम दोस्तों का, आपने इतनी तादाद में और इतने पेशेंटली सारे के सारों ने देखा। हमने रिजल्ट के बाद अप्लाई किया है, ठीक है सर, अगर रिजल्ट के बाद आपने अप्लाई किया तो बिल्कुल दुरुस्त है। और तब फिर हुमायूं नसीर साहब का, तमाम दोस्तों का तहे दिल से शुक्रिया यार। मैं यही पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि हिम्मत करो, ये मुश्किल इम्तिहान नहीं है, पिछली से पिछली दफा जो जो सिलेबस था उससे आधा कर दिया गया, और अब फिर पकड़ के उससे शायद आधा कर दिया गया। दिस एग्जाम इज नॉट वेरी वेरी डिफिकल्ट। 50 नंबर हासिल करना आपके लिए, या 45 नंबर हासिल करना अभी आपके लिए, वो पाकिस्तान बार काउंसिल ने 45 की एप्लीकेशन जमा करवानी है, पता नहीं कब करते हैं, लेकिन अभी इश्तिहार के मुताबिक अभी तक 50% पास मार्क्स हैं, सुप्रीम कोर्ट अगर अलाउ करेगा तो शायद 45 हो जाए। दूसरा, इस इश्तिहार के अंदर, इस दफा के इश्तिहार में गलत लिखा हुआ है कि 3 चांसेस हैं, चांसेस 5 हैं, एचईसी से हमने ये क्लैरिफिकेशन ले ली हुई है। तमाम दोस्तों को सुनने का बहुत ज्यादा शुक्रिया। हुमायूं साहब आप लाहौर आए तो आपको हम वैसे भी यहाँ पे एंटरटेन करना चाहेंगे, और जीते रहें, और माशाल्लाह 94 हासिल करना बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपके लिए। थैंक यू सर। थैंक यू, तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, वालेकुम। थैंक यू।